अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। और आज की सुबह ताज़ा सुबह। और क्या होता है कि जब वीकेंड के बाद मंडे का आगाज़ होता है ना, तो जहन में बहुत सारे काम भी होते हैं, बहुत सारा जो है वो स्केड्यूल होता है जो कि प्लान करना होता है। लेकिन मंडे को रखें तहम्मुल, क्योंकि कुछ नहीं होता, काम वही होते हैं, बस मंडे का जो प्रेशर है ना वो थोड़ा सा अलग होता है। अच्छा जी, आज के दिन का आगाज़ करते हैं और अच्छी सी टिप के साथ करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात करती हूँ कि भाई हम बहुत सारी बातें करते हैं स्किन केयर की और हेयर ट्रीटमेंट की, हेयर केयर की, लेकिन आज मैं आपके साथ में एक छोटी सी और बड़ी ज़बरदस्त सी टिप शेयर करती हूँ कि आपको कैसे ब्रश करना चाहिए, यानी ब्रशिंग जो है वो कैसे करनी चाहिए। नॉर्मली हम सबको पता होता है कि जी हमें ब्रश करना है, ट्वाइस अ डे करना है, मगर उसके कुछ ऐसी छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिससे आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो आपने यही करना है कि ट्वाइस अ डे आपने ब्रश करना है, ब्रशिंग करनी है, और फिर आपने ऐसा ब्रश का इंतखाब करना है जो ब्रश आपको आसानी से आपके मुंह में उसकी रीच हो, लाइक वो तमाम जगहों पर जाकर दाढ़ों की साइड को अच्छे से साफ़ कर सके। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रश का इस्तेमाल करते हैं और उसको रिगड़ रिगड़ के साफ़ करते हैं, तो पहली बात तो ये है कि जो वो पीलापन होता है दांतों का, वो रिगड़ने से या हार्ड तरीके से ब्रश करने से साफ़ नहीं होता। वो डेफिनेटली सॉफ्ट तरीके से, बड़े जेंटल तरीके से आपको ब्रश करना चाहिए। हर 3 महीने बाद अपना जो ब्रश है उसको चेंज कर लें। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जैसे स्केलिंग है या बाकी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको करवानी पड़ती हैं, क्योंकि चाय पीने की वजह से या कुछ इस तरह से ग़िज़ाएँ खाने की वजह से जो है दांतों का पीलापन नहीं जाता। तो हर बंदा हर वक्त तो स्केलिंग नहीं करवा सकता, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि जब आपने चाय पी है तो उसके आप 10 मिनट बाद ब्रश कर सकते हैं। खाना खाया है तो उसके आप 20 मिनट बाद ब्रश कर सकते हैं। और ब्रश करें बड़े प्यार से करें और ब्रश करें बड़े दिल से करें, क्योंकि ये आपके दांतों का मामला है, आपके दांतों की सेहत का मामला है ना। बहुत ज़्यादा रिगड़ के ब्रश करें कि आपके दांतों को नुकसान हो। और अपने गम्स का भी ख्याल रखें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कुछ और सोच रहे होते हैं और ब्रशिंग कर रहे होते हैं और वो फिर मसूड़ों पर लग जाता है, तो उससे फिर आपको जो है हाइपरप्लेजिया हो जाता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो अच्छे से ब्रश करना है, ट्वाइस अ डे करना है। और अगर स्केलिंग से बचना है तो रेगुलरली हमने यही करना है कि हमने अच्छे से ब्रश करके स्केलिंग से बचने के लिए हमने सॉफ्ट जेंटली ब्रशिंग करनी है। आगे बढ़ते हैं और मौसम की बात करते हैं। मौसम का जो हाल है वो क्या है, थोड़ा सा हब्स है। मेरे स्टूडियो में भी थोड़ा सा हब्स था और जब मैं आ रही थी तो आज मुझे लग रहा था कि नहीं थोड़ा बहुत हब्स है। तो भाई मौसम की सूरत हाल ये है कि शहर कायद का जो मौसम है वो गर्म है और मरतूब है, और रातें जो हैं वो खुनकी वाली हैं। रात में जो है वो ठंड बढ़ जाती है, यानी ठंड से मुराद ये खुनकी हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है। अच्छा जी, दिन भर मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, ये कहना है जी महकमा मौसमियात का। अब ओवरऑल आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा ये आपके साथ में हम शेयर करते हैं और बताते हैं आपको कि 11 बजे मौसम कैसा रहेगा, 12 बजे मौसम कैसा रहेगा और 1 बजे जो है वो मौसम कैसा रहेगा। तो बस हमारी स्क्रीन पर है ये मौसम का हाल। तो जनाब 11 बजे है 30 सेंटीग्रेड, 12 बजे है 33 सेंटीग्रेड और 1 बजे है 34 सेंटीग्रेड और 2 बजे है 35 सेंटीग्रेड। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब आपके साथ में शेयर करते हैं माल का हाल। तो माल का हाल क्या है, हेयर वी गो नाउ, और फिर आपको बताएंगे कि जी करेंसी रेट्स क्या हैं ताकि आपको पता चल सके। ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 190, कैनेडियन डॉलर है 212, यूरो जो है वो 335 पर है और कुवैती दिनार जो है वो 922 पर है। अच्छा जी, व्हाट वी हैव नेक्स्ट, अभी क्या है हमारे पास, और हमारे पास है यूके पाउंड 383, सऊदी रियाल है 76, स्विस फ्रैंक है 353 और यूएस डॉलर जो है वो है 282 पर। तो जनाब ये तो हो गया माल का हाल। अच्छा जी, अब आपके साथ में शेयर कर लेते हैं हम कि क्या हो रहा है सिंध हाई कोर्ट में। ऑब्वियसली हेयरिंग्स, लेकिन कौन कौन सी, तो जनाब ये है लापता अफराद के मुतालिक हेयरिंग होगी, गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक हेयरिंग होगी, और फिर जो है लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर समात होगी। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वेजिटेबल प्राइस जो हैं वो क्या हैं, और वेजिटेबल प्राइस क्या है थोड़ी सी देर में हमारी स्क्रीन पर हो जाएंगे पॉपअप। सो हियर वी गो नाउ, फिर आपको पता चल सकेगा कि भाई ग्रॉसरी करने जाना है तो पहले प्राइस सुनते हुए जाएं। तो टमाटर है 196 पर, उसके बाद हैं जी क्या है हमारे पास नेक्स्ट, आलू स्किन के लिए बेहतरीन, हल्कों के लिए बेहतरीन 69 पर, लहसुन है 288 पर, उसके बाद क्या है जी, उसके बाद है अदरक 483 पर, और फिर क्या है गाजर 100 पर। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है तुरई 92 पर, और फिर उसके बाद है लौकी 58 पर, और फिर क्या है जनाब, व्हाट वी हैव नेक्स्ट, फूल गोभी 115 पर है फूल गोभी, और उसके बाद क्या है खीरा 69 पर है। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या है, भिंडी आ गई, भिंडी है जी 161 पर। अच्छा, वैसे परसों ही मैंने भिंडी खाई है, बड़े मज़े की बनती है। और प्याज आ गई 86 पर, बालों के लिए बड़ी मुफीद रहती है प्याज। और प्याज, जो लोग प्याज का पानी सर पे लगाते हैं ना,
वो उनके बाल बड़े अच्छे हो जाते हैं और कहते हैं कि नए बाल जो है ना वो भी सर पे उगना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए मैंने आपको ना रेट्स के साथ साथ टिप भी दे दी है। गोल्ड के प्राइस क्या है ये जान लेते हैं। तो सोना फिर से हो गया है महंगा, और सोना महंगा हो जाता है ये अक्सर हम खबर पढ़ रहे होते हैं। तो जिनको बेचने जाना होता है ना उनके लिए खबर ठीक होती है, लेकिन जिनको भाई खरीदने जाना है उनके लिए खबर बिल्कुल ठीक नहीं होती। तो एक दिन की कमी के बाद सोना दोबारा से महंगा हो गया है। आलमी मार्केट में सोना $21 बढ़कर $4016 फी ऑन्स पर पहुंच गया है। अच्छा जी, मुल्क में 1 तोला सोना 2100 रुपये इजाफे के बाद 4,22,700 रुपये का हो गया है और 10 ग्राम सोना 1,800 रुपये महंगा होकर 3,62,397 रुपये का हो गया और 1 तोला चांदी 5,100 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर जो है वो पहुंच गई है। अच्छा जी, ये तो हो गई है हमारी अपडेट्स। अब न्यूज़ सेशन के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट ने और हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद भाई। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे खुर्शीद भाई, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, और हाँ बोले बोले। जो आप अभी नाज़रीन को सब्जियों से मुतल्लिक कुछ आगाही दे रही थी जी, लेकिन सूरत हाल इसकी अक्सर मुख्तलिफ है। हाँ। और भिंडी जो है वो मार्केट में 250 रुपये किलो मिल रही है और टमाटर जो है वो 200 रुपये किलो मिल रहा है और लौकी तुरई 130 से 150 रुपये किलो और प्याज जो है वो 100 रुपये किलो मिल रही है जी। बदकिस्मती से जो भी नर्ख होते हैं सरकारी सतह के जो नर्ख कमिश्नर कराची सोते हुए जारी कर देते हैं, लेकिन उस नर्ख पर जो है वो आवाम को ना तो सब्जियां मिलती हैं, ना गोश्त मिलता है, ना दालें, ना चावल, कुछ नहीं मिलता है। सही। और कमिश्नर साहब जो है वहाँ बंद करके साइन कर देते हैं कि जाए और ये रेट लिस्ट जो है वो आवेज़ा करते हैं। चलिए जी, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर टॉप स्टोरीज आपके साथ में डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो भाई थोड़ी सी सेहत की बात कर लेते हैं क्योंकि ये मौसम बदल रहा है तो मौसम के अदवार बदल रहे हैं और साथ साथ सेहत भी बदल रही है। डेंगू और मलेरिया के जो केसेस हैं उसमें एक बार फिर से इजाफा हो गया और इस हवाले से एहतियात करने की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। रवा साल के दौरान मलेरिया के 2,928 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा खुर्शीद भाई, जिस तरह से अब ये होता है ना कि हर साल इस तरह की हम खबर पढ़ रहे होते हैं, रिपोर्ट पढ़ रहे होते हैं, उसमें ये होता है कि केसेस में इजाफा हो रहा है। हम पिछले साल से कुछ सीखते नहीं हैं। पहले से हम एहतियात नहीं करते, मच्छरदानियाँ नहीं रखते, स्प्रे नहीं करते, अपनी जगहें जो हैं, घर जो है वो साफ़ नहीं रखते और इसके अलावा फिर वो जो पूरी एक मुहिम चलती है कि जी वो डेंगू मलेरिया की जो एक कैंपेनिंग होती है, स्प्रे कैंपेनिंग होती है, मच्छर मार मुहिम जिसको कहते हैं, वो सारा कुछ चल रही थी, लेकिन फिर भी मरीज़ और उनकी तादाद में इजाफा हो रहा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों नहीं लोग पहले से ही घरों में एहतियात कर लेते? क्यों नहीं वो अगर पानी रख रहे हैं तो उसको ढक के साफ़ पानी रख लें, या अगर ज़रूरत नहीं है अननेसेसरली वो इस पानी जमा ही ना करें? देखिए, ये तो हम माजी से सीखते नहीं हैं। हाँ। और ना तो ये मलेरिया और सेहत के मामला, दीगर मामला से भी हम नहीं सीखते जी, चाहे वो पॉलिटिकल हो, माशी हो, कुछ भी हो जी। अब ये जो मलेरिया और डेंगू के जो मामला हैं ये इसका ताल्लुक सिर्फ और सफाई से है। हाँ। हमारे जितने भी टाउन 30 टाउन्स हैं कराची शहर के, और इन 30 टाउन्स में से मैं समझता हूँ कोई चंद एक टाउन ऐसे होंगे जो साफ़ सुथरे होंगे, लेकिन बेशतर इलाकों में कचरे की सूरत हाल बदस्तूर मौजूद है। हाँ। वहाँ पर कचरा कुंडियाँ बनना, फ्लैट्स के बाहर कचरा होना, एज जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो जो मेन शाराएँ हैं वहाँ से कचरा को पिक करता है और गाड़ी में डाल देता है, लेकिन जो गलियों का मामला है वहाँ पर जिम्मेदारी बनती है टाउन चेयरमैन के, काउंसलर्स की बनती है, यूसी चेयरमैन की बनती है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को चाहिए कि अब जो गलियों में भी जो डंप इनके पॉइंट्स मौजूद हैं, डस्टबिन्स मौजूद हैं, उनको एक तो साफ़ करें। दूसरा फिर शहरी सतह पे अच्छा मुहिम जो है वो लॉन्च करने की ज़रूरत है कि वो पूरे शहर में स्प्रे की जो मुहिम होती है उसको लॉन्च किया जाए और टाउन चेयरमैन को पाबंद किया जाए कि वो अपने इलाकों में रोज़ाना की बुनियाद पे, दिन के औकात में नहीं रात के औकात में जो स्प्रे होता है वो करें, वो स्प्रे किया जाए। फिर बहैसियत शहरी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने कचरे को प्रॉपर डस्टबिन करें और उसको जो है वो खुला ना फेंकें। फिर दूसरा, जो घरों में एक तो पानी आता नहीं है और जो पानी मौजूद होता है उसको ढाँप कर रखें, और ताकि वो जो खुला पानी मौजूद होता है तो उस पे मच्छर बैठ जाता है, डेंगू का, मलेरिया का, उसका जो लार्वा होता है वो पनपता है, फूलता है, पलता है, फिर वो ज़्यादा इन्फेक्ट करता है लोगों को। और दूसरा एक और बात यह है कि अब जब हम इसको जिम्मेदारी समझेंगे कि मेरी फैमिली महफूज है, तो मैं अपनी फैमिली से मुतल्लिक ये सिक्योर पॉइंट्स ध्यान में रखूँगा, तो मैं समझता हूँ कि मेरा पड़ोसी भी महफूज होना चाहिए, मेरा दाएं तो बाएं जानिब पड़ोसी महफूज होना चाहिए,
मैं खुद भी इस बात की कैंपेन को लॉन्च करूँ कि हम उसको प्रॉपर कचरे को डस्टबिन करें। शहरी सतह पे भी इस मुहिम को लॉन्च करने की ज़रूरत है कि मच्छरों से बचाव करना है, डेंगू से बचाव करना है, और अगर ये नहीं करेंगे तो ये तो 2000 केसेस हैं, 5000 पे भी चले जाएंगे। और अभी भी अमवात हो चुकी हैं, बहुत सारी अमवात जो है यही तो ना कि अभी भी इतनी अमवात हो चुकी है। जिला सेंट्रल में डेंगू केसेस की तादाद 115 है, फिर जिला साउथ में डेंगू केसेस की तादाद जो है वो 97 है। साउथ में मलेरिया केसेस की जो तादाद है वो 400 जो है ना वो 98, मतलब आप ये देखें कि मतलब 400 से तजावुज़ कर चुकी है। तो आप ये देखें कि ये इस तरह से अगर केसेस बढ़ते रहेंगे, रिपोर्ट होते रहेंगे, तो ये तो जाहिर सी बात है सेहत की हालत खराब होगी, लोग परेशान होंगे, हॉस्पिटल में जगहें कम पड़ जाती हैं। हमारे हॉस्पिटल में पहले ही नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा होते हैं, ये केसेस रिपोर्ट होते हैं तो इनको फिर अकोमोडेट नहीं किया जा सकता, इनको फौरी तौर पर अकोमोडेट करने की जरूरत होती है, जो कि नहीं हो पाते। इसमें प्लेटलेट्स बिल्कुल डाउन हो जाते हैं और मरीज का जो ब्लड है वो बिल्कुल पतला हो जाता है और उनकी जो है वो जानलेवा साबित होता है। तो हमें शहरी सतह पे इस मुहिम को लॉन्च करने की जरूरत है। उनको पाबंद किया जाए कि रोजाना की रिपोर्ट जो है वो टाउन चेयरमैन मेयर कराची के जो सेंट्रल मीडिया है उसको दी जाए कि इस टाउन ने स्प्रे किया है, आज यहाँ ये रिपोर्ट है, आज ये रिपोर्ट है। इस तरीके से इस तरह से जो है ना फिर ये एक दूसरे का साथ दे के ख्याल रखकर चलें कि अगर आपके में भी आप कहीं देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गंदगी है, ताफुन है, तो ज़रूर एटलीस्ट उनको जाके बताएं कि भाई किसी के घर के बाहर कचरा है, गली में कहीं कचरा है, तो अपने तौर पर जो है ना वो अपनी मदद आपके तहत भी सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा जो बीमारी है वो फैलती है। अच्छा जी, अब हमें ज्वाइन किया है हमारी बड़ी प्यारी सी करस्पॉन्डेंट हैं, अक्सा उनका नाम है। अक्सा, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बड़ी प्यारी लग रही है भाई। अच्छा जी, अक्सा जो है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से रिपोर्टिंग करती हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो हमें खबरें बता रही होती हैं। अक्सर ये बताएं कि क्या है सूरत हाल कल से लेके अब तक, अभी क्या हाईलाइट्स हैं, सिटी अपडेट्स क्या हैं, क्या कुछ हो रहा है शहर में? शहर में कल तो धरना हुआ है फेडरल भी एरिया में, वही जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं जी, गैस बिजली पर, और उसमें काफ़ी जो है वो जलाए भी गए, टायर जलाए गए हैं, थोड़ा फोड़ी की है, लोग भी जख्मी हुए हैं, वहाँ पे लड़ाइयाँ भी हुई हैं। और इसके अलावा कल संडे था तो लोग एंजॉयमेंट के लिए भी बड़े निकले हुए थे, क्योंकि आपको पता है अब गर्मी जो है वो ख़त्म हो रही है कराची से, और मौसम जो वो ठंडा रहा है, लेकिन अक्टूबर के महीने में लोग जो है ना मतलब 3 महीने एंजॉय कर रहे हैं। गर्मी सुबह जो है वो हमें बिल्कुल जो है वो सर्दी लग रही होती है, और दिन में जो है वो सूरज बिल्कुल सर पे होता है, और फिर जब 5 बजते हैं ये अजीब सी सिचुएशन हुई है ना कि सुबह थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा हब्स हल्का, लेकिन मौसम ठीक है, फिर दिन में तेज धूप हो जाती है, फिर शाम के टाइम पे थोड़ा सा स्लाइटली चेंज आता है, जिसको थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, क्लाउडी कह सकते हैं, जरा सा थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे शायद कुछ बारिश वाले असर, लेकिन ऐसा होता नहीं है, फिर सडन खुनकी हो जाती है रात में, ऐसा है ना? तो कराची का मौसम बिल्कुल 4 मौसम के जो है ना वो जैसे कराची वाला मूड ही है ना, बिल्कुल मौसम भी अब मूड पे आ गया है, मूड ही हो गया मौसम भी, ये भाई अब ठीक है, मैं सुबह जो हूँ वो हब्स में हूँ, फिर मैं जो है वो शाम में जो हूँ मैं जो है ना थोड़ा सा बेहतर हो जाता हूँ। हम ये कोशिश कर रहे होते कि दिन में जो है वो मौसम ठंडा हो, क्योंकि हमारा काम आउटडोर का होता है, लेकिन वो दिन में ही सूरज इतना सर पे होता है। अच्छा, पता है क्या, ये रिपोर्टर्स के साथ कुछ इशू है कि कभी भी हम लोग, यानी कि अगर कभी भी ऐसा हो ना कि भैया हमें फील्ड रिपोर्टिंग पे जाना है, तो ओवरऑल वैसे अच्छा मौसम होगा, लेकिन कहीं अगर आपने बहुत लंबी कवरेज पे जाना है ना, तो इतनी गर्मी हो जाएगी, इतना ज्यादा जो है ना वो सूरज सर पे आ जाता है। जैसे अभी वो पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच हुआ था, उससे पहले 2-3 दिन पहले मौसम बड़ा अच्छा था, लेकिन जब मैं कवरेज के लिए गई, बल्कि उस दिन अक्सर ही थी मेकअप रूम में, उस दिन सूरज का पारा हाई और रात में भी हालांकि मैच हमारा रात में था 7 बजे के बाद, लेकिन बहुत 7 बजे भी ऐसा लग रहा था कि भाई बहुत ज्यादा हब्स है, लेकिन फिर भी मतवाले जो है वो देखने गए हुए थे इंडिया पाकिस्तान का मैच। अच्छा जी, एक अपडेट मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ कि सिंध में 1 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज है, और एहतजाज, मुजाहिरों और रैलियों पर जो है वो भी पाबंदी आयद कर दी गई है। हुकूमत सिंध ने सूबे में 1 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और एक और अहम खबर जो है वो शेयर करते हैं, और भाई अक्सा हमारे साथ है तो उनसे भी करेंगे ढेर सारी बातें, लेकिन ये जो खबर है ना, ये खबर कुछ इस तरह से है कि पहली पाकिस्तानी खातून की फीफा रेफरी बनने की जो खबर थी वो जाली निकली, और बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई कि पहली पाकिस्तानी खातून जो है वो फीफा रेफरी बन गई। अच्छा जी, सोशल मीडिया और गूगल पर सोनिया मुस्तफ़ा को पहली खातून फीफा रेफरी बताया जा रहा है। अच्छा, फीफा रेफरी की तारीख में आज तक कोई पाकिस्तानी खातून शामिल नहीं है। सोनिया मुस्तफ़ा ने हाल ही में फीफा रेफरी का एक रूटीन कोर्स किया है। कोयटा की रिहायशी हैं। 25 साल सोनिया मुस्तफ़ा जो हैं वो इस्लामाबाद में रहती हैं, और सोशल मीडिया पर सोनिया मुस्तफ़ा का फुटबॉलर की हैसियत से 25 साल का तजर्बा भी बताया गया है। सोनिया ने 2 नेशनल विमेन चैंपियनशिप में रेफरी के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं, और सोनिया रेफरी के साथ फुटबॉल खेलना भी छोड़ चुकी हैं।
अच्छा जी, तो ये खबर खुर्शीद भाई आप किस तरीके से देख रहे हैं कि कुछ भी टर्न ट्विस्ट हो जाता है और कुछ भी सोशल मीडिया पर आगे चला जाता है? बिल्कुल ऐसा ही है। सोशल मीडिया का तो ये कहा जाता है कि ये बेलगाम घोड़ा है ना। हाँ। और इसकी कोई सिमत नहीं है और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि शहरियों को जो सोशल मीडिया एडिक्टेड हैं उनको जो चीज़ सोशल मीडिया पे आए तो मनोन उसको तस्लीम नहीं करना चाहिए। और जिससे मुतालिक ये खबर है एक तो उसको रीचेक करना चाहिए, फैक्ट चेक जिसको हम कहते हैं कि बहुत सारे इदारे अब फैक्ट चेकिंग की खबरों को भी टूल्स बना के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें बेबुनियाद मनगढ़ंत चल रही होती हैं। तो इस तरह से शहरियों को मनोन अमल नहीं करना चाहिए, बल्कि जो दीगर टूल्स हैं उसको फैक्ट चेकिंग के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए और सही खबर जब आपके पास पहुंच जाए फिर आप उसको वायरल करें, फिर उसको जो है ना वो आगे बढ़ाना चाहिए। अक्सर आप भी रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह की बहुत सारी खबरों का सामना करती होंगी जिसमें आपको फैक्ट चेक करना पड़ता होगा, आपको क्रॉस चेक करना पड़ता होगा कि ये खबर जो है वो तस्दीक शुदा है या नहीं है, या ठीक है या नहीं है। कितना चैलेंजिंग हो जाता है ये सब? ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। और फिर जैसे कि बाज़ वक्त ऐसा होता है कि हम तो जैसे न्यूज़ की अगर मैं एग्जांपल दूं तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। अभी कुछ महीने पहले ना मिनिस्टर रेलवे ने एक निजी रेडियो को जो है वो बयान दिया। उसमें उन्होंने कहीं नहीं कहा कि वो कराची से जो है वो लाहौर बुलेट ट्रेन चलाने जा रहे हैं। हाँ। और वो खबर इतनी तेज़ी से सिर्फ 5 घंटे में सर्कुलेट कर गई थी कि वो हर चैनल हर वेबसाइट पर थी। और वही खबर मैंने अपने चैनल पे भी ऑन एयर करवा दी थी कि अच्छा मैंने देखी ना सब जगह से वो चल रही है, तो मैंने कहा नहीं हमने तो उसको उस तरह से ऑन एयर नहीं किया था, हमारे यहाँ तो फैक्ट चेक था तो मैंने इंतजामिया से मालूम कर लिया था ना। लेकिन इतने में मैंने खबर दे दी। जब तक मुझे इंतजामिया का मौक़िफ़ आया तो फिर मुझे पता चला कि नहीं, जो चैनल चला रहे हैं ना वो भी गलत हो सकती है। अच्छा मैंने देखा कि लेकिन हमारे यहाँ फैक्ट चेक सिस्टम था और हमने वो खबर जो थी उसको फौरन से फैक्ट चेक किया और फौरन से ही उस खबर को हमने फौरन उसकी तस्दीक की, फौरन से उसकी जो है वो की। अच्छा जी, एक और खबर मैं आपके साथ में जो है वो शेयर करती हूँ, वो है शिकागो मैराथन 2025 में पाकिस्तानी रनर्स की जो है वो शानदार कामयाबी। चले जी, मैराथन में भी पाकिस्तानी आगे। शिकागो मैराथन 2025 में दुनिया भर से 53,000 से ज़ायद रनर्स जो हैं वो शरीक हुए। पाकिस्तानी और पाकिस्तानी निजाज रनर्स ने शानदार कारकर्दगी दिखाकर मुल्क का नाम रोशन किया। सैयद अली हमजा ने भी 2 घंटे 55 मिनट 14 सेकंड में सबसे तेज़ पाकिस्तानी रनर का जो है वो एजाज़ हासिल कर लिया। अच्छा जी, फैसल शफी जो हैं वो कराची से थे और आयशा कमर ख़वातीन में सबसे आगे रहीं। और इसके अलावा दानिया अली ने अपने वर्ल्ड मैराथन डेब्यू में 4 घंटे 45 मिनट में फासला तय किया। और जनाब ये सारी सूरत हाल थी और पाकिस्तानियों ने यहाँ पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अच्छा जी, एक और ख़बर है जो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ और ये बड़ा एक अहम दौरा है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मिस्र रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मिस्री सदर अल फताह अल सीसी की खुसूसी दावत पर मिस्र रवाना हुए हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस दौरे को खुर्शीद भाई? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हालिया सऊदी अरब का भी इनका दौरा रहा, न्यूयॉर्क का दौरा रहा, फिर दुबई का और यूएई का दौरा उनका बड़ा कामयाब रहा। और इस दौरे में बहुत सारे MOU साइन हुए। देखिए, पाकिस्तान की जो मईशत को दरपेश खतरात लाहक हैं, तो उन खतरात को उनसे निपटने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। फिर SIFC जो हमारी बनी है, वन विंडो ऑपरेशन बना है, उससे कुछ सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। और फिर जो हमारी इस वक्त सफारती सतह पर कोशिशें हैं मुल्क को स्टेबल करने के लिए, मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए, ख़ित्ते में इस तरह की जो चैलेंजेस हैं उनसे में नंबरदाज़मा होने के लिए जो सफारती सतह है उसके ताल्लुकात को जदीद खतूर पर इस्तेमाल करना होगा। और इसी पॉलिसी पर हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और पूरी फेडरल कैबिनेट इस पे अमल पैरा है कि वो इसी तरह और इसी का ये पेश खेमा है कि सऊदी जो सरमायाकारी है और उसको वो भी पाकिस्तान के अंदर दिलचस्पी उन्होंने ली है। और इसी तरह से फिर अमेरिका के सरमायाकार भी इंटरेस्टेड हुए कि पाकिस्तान के अंदर वो सरमायाकारी करें। और उससे पहले चीन हमारे साथ रोड मैप तय कर चुका है, उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान में चल रहे हैं। तो इसी तरह से जो इस वक्त की जो फेडरल गवर्नमेंट है, मैं समझता हूँ उनकी जो पॉलिसी है मईशत को इस्तेमाल करने के लिए, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारों को लेकर आने के लिए, कराची में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो चाइना के चल रहे हैं, फिर सरमायाकार भी आ रहे हैं। पोर्ट कासिम पे हमने देखा। खुर्शीद भाई, कैसे देखते हैं कि कितना इम्पैक्टफुल होता है जब भी पाकिस्तान से इस तरह का इंटरनेशनल दौरा किया जाता है PM की जानिब से या फिर किसी डेलीगेशन की जानिब से, क्योंकि आपको पता है कि पूरी दुनिया की नज़रें, पूरी दुनिया का मरकज़ जो है महवर इस वक्त पाकिस्तान है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है जी, पाकिस्तान में क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, पाकिस्तान किसके साथ टाइज़ कर रहा है, क्या बायलैटरल जो है वो मामला तय पा रहे हैं। तो इस हवाले से कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है इस तरह से दौरे करना और कितना पॉजिटिव
इसका असर पड़ता है बाकी ममालिक पर भी और बाकी कंट्रीज़ पर भी, स्पेशली इंडिया? देखिए, ये खत्ते में पाकिस्तान की जो हैसियत है वो तो सुपर पावर की हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और आइंदा भी ये रहेगी। जब पाकिस्तान का कोई भी वफ्द किसी भी मुल्क में ट्रैवल करता है दौरे के लिए, उसके बहुत सारे नकात होते हैं, मुआशी नकात होते हैं, सरमायाकारी के हवाले से होते हैं, फिर टूरिज़म के हवाले से होते हैं, फिर इसके अलावा एजुकेशन उसमें होता है, फंड्स के मामला भी होते हैं। तो इसको बड़ी पॉजिटिव या मस्बत अंदाज से उसके नंबर्स आ रहे होते हैं, मस्बत अंदाज से देखा जा रहा होता है पाकिस्तान के वफ्द को। फिर पाकिस्तान में जो सरमायाकारी आ रही है उसके बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं बैनुल अक़वामी सतह पर। उसी मैंने कहा ना कि जो सऊदी वफ्द अभी गुज़िश्ता हफ्ते कराची भी आया था, फिर उन्होंने वफाकी हुकूमत से मुलाकात भी की, कराची में भी वज़ीर आला सिंध से मुलाकात की, गवर्नर हाउस आया, गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ पोर्शन का दौरा किया। तो ये वो नंबर्स हैं जिसमें पाकिस्तान की जो मायाशी नमू है वो बेहतर हो रही है। लेकिन इसमें एक मैं पहलू यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि कराची में जो बैनुल अक़वामी सरमायाकार आ रहे हैं उनके लिए हमें चाहिए कि महफूज माहौल फराहम करें, जो कि हम कर रहे हैं। हम महफूज माहौल, उनको सिक्योरिटी के हवाले से भी हम महफूज माहौल, और अभी भी ये बात करते हैं कि हम चाहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जी वो भी हो, उसकी भी प्रमोशन हो, वो लोगों को मिले। तो लोग तो यही चाहते हैं, चाहे यहाँ के ताजिर हों या जो भी कम्युनिकेशन होती है बायलैटरल तौर पर, महफूज माहौल मिलना चाहिए। और हम लोग उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जो कराची का मकामी ताजिर है ना, उसको बहुत सारे खतरात दरपेश हैं। उसको सबसे पहले यहाँ पर तवानाई का बहरान उसको है कि कराची में जो तवानाई का बहरान है उस पर काबू पाया जाए। कि इलेक्ट्रिक उसमें मैं समझता हूँ नाकाम हो चुकी है कराची में। देखिए, जब तक लोगों को एनर्जी सेक्टर में आप सपोर्ट नहीं करेंगे आप तरक्की नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ सरमायाकार जो आ रहे हैं कराची में, पाकिस्तान में आ रहे हैं, कराची में आ रहे हैं, तो कराची तो पाकिस्तान का माशी हब है। तो यहाँ पर हमें तवानाई सेक्टर को मजबूत करना होगा। जो के इलेक्ट्रिक की अपनी मनमानियाँ हैं उसके टैरिफ को भी कम करना होगा, और उनको जो तमाम जो फैसिलिटी देनी चाहिए सरमायाकारों को वो हमें देनी होंगी। देखें, कराची की जो आवाम है वो इस वक्त परेशानी में इसलिए मुब्तला हैं कि उनको तवानाई नहीं मिल रही, उनको बिजली प्रॉपर तरीके से जो है वो फराहम नहीं की जा रही, और ये वो सारे मामलात हैं जिसकी वजह से कराची की आवाम परेशान है। फिर जो बैनुल अक़वामी सरमायाकार कराची आता है उसको सरमाया करना है ना, उसको 1-2 हज़ार रुपये तो नहीं लगाने, उसको लाखों करोड़ों रुपए लगाने होते हैं पाकिस्तान में। तो उसके सरमाया को महफूज बनाने के लिए हमें इस तरह की स्ट्रेटजीज अपनानी होंगी। कराची के सेक्टर्स को मजबूत तवाना करना होगा तवानाई के बहरान को काबू पाने के लिए। सही, बिल्कुल। चलें जी, शो में अब वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमें एक और पर्सनैलिटी ज्वाइन करेंगी और हम करेंगे आज की टॉप स्टोरी पर गुफ्तगू। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब कुछ बात करते हैं कि जो सूरत हाल रही, हमने देखा कि 2 दिन पहले से जिस तरीके से तालिबान को पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिया गया है और अल्टीमेटली उनकी जानिब से जितनी बातें की जा रही थी, और अगर हम सोशल मीडिया देखें या फिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें, और ऐसे वक्त में जबकि उनके वज़ीर ख़ारजा इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं और वो भी 6-7 दिन के लिए, और एक के बाद 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वो कर चुके हैं, और पाकिस्तान ने जिस तरह से मुँह तोड़ जवाब दिया, और पाकिस्तान ने बता दिया कि अब इस दफ़ा हम टॉलरेट नहीं करेंगे, बहुत सब्र हो गया। बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया हमारे बहुत रिस्पेक्टेबल ब्रिगेडियर रिटायर्ड गिरार हुसैन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान जो है वो दिफा के मामले में अपनी डेटरेंस कायम रखता है और पूरी दुनिया को बता देता है कि अगर पाकिस्तान की तरफ किसी ने आंख उठा के देखा तो वही हशर होगा जो इंडिया का हुआ था, या वही हशर होगा जो हम बाकी दहशतगर्दों के साथ करते हैं। कैसे देख रहे हैं सर, ये टाइमिंग कैसे आप देख रहे हैं कि जबकि उनके वज़ीर ख़ारजा इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं? देखें, सब टाइमिंग तो आपको वो मोदी के पुराने प्लान से मिलती हुई नज़र आएगी जी। दोबारा बिहार के इलेक्शन करीब आ रहे हैं जी, और उन्होंने बहुत बुरे तरीके से मार खाई है पाकिस्तान से। 8 मई 2025 को पंजाबी के अंदर पंगा लिया, और फिर मुंह की ऐसी खानी पड़ी उनको कि दुनिया में आइसोलेट हो गया। अब अमेरिका जो किस ज़माने में बहुत बड़ा उनका इत्तेहादी था, वो डोनाल्ड ट्रंप से बात करने को तैयार नहीं। अंदरूनी तौर पे उसको कांग्रेस ने बहुत, इवन के कांग्रेस क्या उसकी अपनी पार्टी के लोगों ने बहुत शर्मिंदा किया हुआ, और शुरू में तो मानता भी नहीं था कि जो कि हमारा नुकसान हुआ। लेकिन पिछले हफ्ते उसने अपने एक इंतखाबी जलसे में हमारे फील्ड मार्शल का नाम लेके कहा, उसने कहा जी इसने मेरी फ़ौज को मारा है तो मैं रात को सोता नहीं हूँ, बदला लूँगा। और ये सोशल मीडिया और सर उसके बाद फिर लोगों ने नीचे लिखा कि चलो इसने कैसे भी एतराफ़ कर लिया, मतलब मोदी ने अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया। वो जो उसने बात की थी ना सर, उसके बाद तो फिर देखें कि इंडियंस और आग बगोला हो गए और बीजेपी की और शामत आ गई। ऐसे आ गई।
अच्छा, इसके बाद कुदरती अमल था, चूँकि मैं तो आर्मी में रहा हूँ, कि इंडिया फिर अपनी प्रॉक्सिस के ज़रिए जो है ना अपना बदला लेता है। उसको पता था कि उस तरह तो बदला लेना उसके बस में नहीं है, अगर उसने फिर शरारत की तो जवाब उसको उससे डबल मिलेगा। तो उसने फिर हमारे BLA और तालिबान, जो हमें फितनतुल हिंद एक्चुअली कहते हैं, हिंद का फितना है वो, उनको बहुत ज़्यादा लॉन्च किया। और उसके साथ ही जब हमारा अभी कुर्रम में एक नुकसान हुआ और उसको डायरेक्ट अफ़गानिस्तान की तरफ से वो सारी की सारी लॉन्चिंग की गई, और उसके फ़ौरन बाद फिर इंडिया ने उनका जो अमीर मुत्तकी वज़ीर ख़ारजा है जी, उसको बुलाया और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको अंदाज़ा होगा कितना मज़े से उसने कह दिया कि जिस मुल्क का मसला है वो खुद हल करे, मसला तो उन्होंने हमारे लिए पैदा किया। और इससे भी ज़्यादा मुझे दुख की बात ये लगती है सबा, देखें तारीख़ी तौर पे, रवायती तौर पे पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गानिस्तान का ख्याल रखा जी, और हत्ता कि हमने तो अपने जो ना मिसाइलों के नाम गौरी, गजनवी, ये सारे अफगान हैं, और ये उनके पुराने लोगों से मोहब्बत का इजहार है कि हमने अपने मिसाइलों का नाम उनके नाम पे रखा है। उसके बाद जब रशिया ने, सोवियत यूनियन ने लेट 80s में अफ़गानिस्तान में आए थे वो लोग, तो ऑलमोस्ट 40 लाख अफ़गान रिफ्यूजी पाकिस्तान में आए और हमने सबको वेलकम कहा। बल्कि उनके जो मेरी बन्नू में पोस्टिंग रही है और मेरी पेशावर में भी पोस्टिंग रही है, नौशहरा में भी पोस्टिंग रही है, तो नौशहरा और पेशावर के दरमियान इनका बहुत बड़ा जो है ना रिफ्यूजी कैंप है। आप यकीन करें, आम जो शहरी सहूलियात होती ना, पानी, बाकी ये चीज़ें, बेसिक हेल्थ, वो हमारी अपनी कच्ची आबादियों से ज़्यादा इनके रिफ्यूजी कैंप में पाकिस्तान ने दी हुई थी जी। उनके कैंपों के अंदर स्कूल तक बना दिए गए थे और कभी नहीं समझा कि ये लोग जो है ना पराए, हमने यही समझा कि हमारे पड़ोसी मुल्क इस्लामी मुल्क से आए हैं। इस चीज़ का मेरा ख्याल है हमारी जो पड़ोसी रियासत है मगरिब में, जो बेसिकली टेम्परेरी हुकूमत आई थी जी, अमेरिका के जाने के बाद केयर टेकर थी जी, तो इनको चाहिए था कि अच्छा एक और भी बात है, उस वक़्त भी बहुत से लोग माने ना माने, अगर पाकिस्तान इनकी मदद ना करता तो ये तालिबान की जगह पे यहाँ पे अशरफ गनी की हुकूमत होती। जब अमेरिका जा रहा था तो उनके जो प्लान थे वो अशरफ गनी के प्लान थे कि अशरफ गनी की हुकूमत रहेगी। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि तालिबान ऐसे आ जाएंगे। सही। उसमें भी पाकिस्तान ने जो हो सका इनकी मदद की और इसी उम्मीद पे थे कि तालिबान ख्याल रखेंगे और उसका एहसान का बदला अगर एहसान से नहीं देंगे तो इस तरह के कामों से नहीं करेंगे जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के भागे हुए तालिबान को न सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि उनको हार्बर करते हैं, उनको हाइड आउट्स प्रोवाइड करते हैं, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। और पाकिस्तान ने उनको मुंह तोड़ जवाब इसीलिए दिया ताकि उनको एहसास हो, जैसे आपने कहा दिफाई हमारी जो पॉलिसी है, दिफाई से ज़्यादा अभी हम इसको कहते हैं डिफेंसिव ऑफेंसिव। मतलब पहले हम सिर्फ डिफेंसिव होते थे, अभी डिफेंस में रहते हुए हम ऑफेंसिव होंगे। जो हमारी सरहदों की तरफ मैली आँख से देखेगा हम उसको ऐसे ही जवाब देंगे। इसके बावजूद के 2 दिनों में जो कुछ हुआ, मैं यही समझता हूँ कि अफ़गान अवाम को चाहिए कि अपने लीडर्स को, तालिबान को समझाए, क्योंकि अवाम को पता है कि पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशंस क्या हैं, पाकिस्तान ने उनका कितना ख्याल रखा है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि अफ़गानिस्तान में, काबुल में, जलालाबाद में, इस तरीके से तुरखम में, चमन के अक्रॉस जो लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ बिज़नेस करते हैं, उनको पाकिस्तान की तरफ से सहूलतें भी दी गई हैं। आप देखें ना, अफ़गान ट्रांजिट कैंप ट्रेड में जो उनको सहूलतें मिलती हैं, उनके पास तो समुंदर भी नहीं है, तो उनके सारा जो कारोबार है उसमें भी पाकिस्तान पूरा उनको सपोर्ट करता रहा है। तो उनके ताजिर जो यहाँ के लोग हैं, अवाम जो है, उनको चाहिए वो आएँ और अपनी हुकूमत को मशवरा दें कि भाई ये जो आप पाकिस्तान के साथ कर रहे हो वो भी इंडिया का खेल का हिस्सा बन के, इंडिया के खेल का हिस्सा न बने और पाकिस्तान के साथ इस तरह के काम ना करें। अदरवाइज़ तारीख़ अच्छे अल्फाज में नहीं लिखेगी उनके किरदार को जो वो इस वक्त प्ले कर रहे हैं, उनकी अबूरी हुकूमत के तालिबान के लोग। सही, बिल्कुल। खुर्शीद भाई, आप क्या कमेंट करेंगे अभी जो रिसेंट सिचुएशन है और अभी ये सारा जो सिनारियो पर आपकी क्या
जो है व्यूज़ है, आप क्या समझते हैं कि अभी इस खत्ते में जो ये सूरत हाल है उसके बाद अब इंडिया की जो है वो क्या हालत हो रही है और इंडिया में जो है वो क्या क़यामत बरपा है? क्योंकि उनको तो ऐसा लगता था ना कि अभी शायद कुछ देर है, अभी शायद जवाब थोड़ा सा देर से मिलेगा, लेकिन ऐसे वक्त में तो इंडियंस ने अब फिर से रोना धोना शुरू कर दिया। देखें सबा साहबा, पाकिस्तान जो है वो हमारी रेड लाइन है। हाँ। इस पर कोई भी दुश्मन जो है वो मैली आंख से देखेगा तो उसको तो भरपूर जवाब मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अफ़गानिस्तान ने, जिसका पाकिस्तान ने हर सतह पर साथ दिया जी। और उसके रिहायशियों को, उसके शहरियों को पाकिस्तान ने अपने मुल्क में जगह दी, इनको खाना खिलाया, इनको रखा, एक अरसे तक उनकी जो है ना आबियारी की है कि पाकिस्तान ने बतौर मेहमान उनकी मेहमानदारी की। तो इस मेहमानदारी का ख्याल रखते हुए अफ़गानिस्तान के जो अबूरी हुकूमत है उनको ये सोचना चाहिए था कि बरादर इस्लामी ममालिक के अंदर पाकिस्तान पूरी ख़ित्ते के अंदर एक ऐसा इस्लामी मुल्क है जो एटमी क़ुव्वत रखता है, मुस्लिम दुनिया में इसका अपना एक मकाम है और इसकी अपनी ताकतवर फ़ौज मौजूद है जिसने हाल ही में इंडिया को धूल चटाई। उससे पहले भी हम लोग जो है वो मार के सर अंजाम दे चुके हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बतौर इस्लामी मुल्क उनको ये सोचना चाहिए था कि पाकिस्तान में दरअंदाजी करते हुए, इश्ताल अंगेज़ी करते हुए सोचना चाहिए था कि पाकिस्तान ने हर सतह पे उनकी हिमायत का ऐलान किया, उनका साथ दिया, उनके शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया बतौर पाकिस्तानी, बतौर इस्लामी मुमलिकत। तो उनकी हुकूमत को सोचना चाहिए था। फिर मुतादिद बार हमारे सिक्योरिटी ज़राए, सिक्योरिटी अफवाज ये बात का इजहार करते रहे कि आपकी सरहद जो है वो दहशतगर्दी के लिए इन्वॉल्व हो रही है और बता रहे ये को पहली मरतबा नहीं हुआ, वहाँ की जो बॉर्डर्स हैं वो इस्तेमाल होते रहे और इंडिया इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व है। बलूचिस्तान पूरा डिस्टर्ब किया हुआ है। फिर हमारे जो ट्राइबल एरियाज़ है, जो बाना वजिस्तान, ये पूरा उनको बताया अभी कि आपकी सरहद जो है वो आपकी सरहद से दहशतगर्द आ रहे हैं, तो इनको कंट्रोल किया जाए। इनको ये को पहला मतलब उनको बताया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी हुकूमत ने इस बात पर कंट्रोल नहीं किया और हमारे जवानों को शहीद किया, शहरियों को शहीद किया। लेकिन बिलाखिर सब्र का पैमाना लबरेज है ना, तो फिर जब हमारी सरहदों पर हमले होंगे तो हम तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फिर कैटेगोरिकली उनको जवाब भी मिला। 19 से ज़ायद चेक पोस्टों पर हमने कब्जे भी किए और उनको वो भागे जी। मतलब इंडिया की जो भी मार का हैक हमारा हुआ है, इस तरह इंडिया की चेक पोस्टों से भारतीय फौज भागे, इसी तरह ये अफगानी फौज जो है वो अफगानी जो सिक्योरिटी एहलकार थे वो अपनी चेक पोस्ट छोड़ के भाग गए। ये अल्लाह ताला का करम है हमारी इस फौज पर, इस मुल्क पर। और फील्ड मार्शल की सूरत में हमें ऐसी ताकतवर फौज मिली है और उनका एक विजन है। उस विजन की तकमील के लिए अल्लाह ताला ने दूसरा ये मकाम दिया है हमें कि दूसरा तीसरा कह रहा हूँ मैं आपको कि 65 में भी हम फतेहयाब हुए, फिर मार्का हैक में फतेहयाब हुए और अब उनको जो है वो उनकी जो भी एहलकार थे वो अपनी पोस्टें छोड़ के भागे हैं और हमें जो कामयाबी मिली है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने हमेशा साथ दिया है और इसी तरह तमाम अक़वाम आलम के अंदर पाकिस्तान सरफ़हरिस्त रहा है। कभी भी किसी को तनहा नहीं छोड़ा पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की अफवाज ने कभी भी किसी को तनहा नहीं छोड़ा। लेकिन अगर पाकिस्तान की सरहदों पर, पाकिस्तान के अवाम पर, पाकिस्तान की मईशत पर, पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल पर कभी भी कोई हमला होगा तो हम भरपूर उसको जवाब देंगे और आज भी दिया है हमने। आज भी दिया। चलिए जी, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। तो जनाब, पाक फौज की आम कामयाबी, खारजी सहूलतकार असमतुल्ला करार कैंप मुकम्मल तबाह कर दिया गया और जिस तरीके से पाकिस्तान ने जवाब दिया है तो हर कोई ये बात कर रहा है कि भाई पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो कि अपनी डिग्निटी पे और अपनी सरहदों की हिफाजत करने के लिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। और हमने बार बार तंबीह की, हमने बार बार बताया कि देखिए जी, आपकी सरहद जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, आप इस पर कंट्रोल रखें, आप इसका चेक एंड बैलेंस रखें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इन दी एंड हमने देखा कि अभी जो कुछ भी सारा सिनेरियो, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे अक्सर? पाकिस्तान की फ़ौज हम देखते हैं कि बिल्कुल जो है वो एक्टिव है और वाकई जैसे कि खुर्शीद भाई ने बताया कि ये अल्लाह पाक का हम पे ख़ास करम है जो हम हर जंग में जो है वो फतेहयाब होकर आते हैं। आपने देखा सोशल मीडिया पे जो है वो बहुत ज़्यादा मीम्स बन रहे हैं। इस मीम्स में बेसिकली लोग जो है ना वो अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं और अपनी पाक आर्मी को जो है वो इंकरेज कर रहे होते हैं कि हम उनके साथ हैं। भले ये एक वे बदल जाता है लेकिन अंदाज वही है कि हम जो है वो अपनी पाक आर्मी के साथ। बहुत अच्छी बात की आपने। हाँ, भले ही जैसे हम अगर पाकिस्तान की या कराची की हम बात करते हैं तो हम ऐसे लोग हैं जो मिलजुल के रहना चाहते हैं, मिलजुल के रहना। और जैसे कि हमने अफगानियों के साथ भी बहुत जो है वो सपोर्ट किया। हम देखते हैं, आप अभी हम कराची में ही निकलेंगे ना तो आपको हर दूसरे तीसरे होटल पे जो है वो अफगानी ही नजर आता है। हमने कभी इस मामले में तासुब परस्ती नहीं की। लेकिन आज भी अगर हमला किया गया तो वहीं से किया गया।
पाकिस्तान ने तो हमेशा उनको सपोर्ट किया था। हाँ, लेकिन अब अगर वो और अभी भी अफगानियों को ये चीज समझ नहीं आ रही कि भारत उनको इस्तेमाल कर रहा है सिर्फ पाकिस्तान से बदला लेने के लिए। और पाकिस्तान की जानिब से जो ऑपरेशन किया गया है वो डेफिनेटली वो फितनतुल खवारिज हैं जिनको टारगेट किया गया है, और ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान का भला नहीं चाहते, जिनको बार बार तंबीह भी की गई। सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर जिस तरह से अभी हम ये ओवरऑल सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं, क्या होता है कि यूजली कोई ख़त्ता किसी जंग से लड़ रहा होता है या कोई मुल्क ख़त्ते में कोई जंग चल रही होती है तो उसकी जो एक अहमियत है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और पाकिस्तान जिस तरह से इस वक्त पूरी दुनिया में हाईलाइट हुआ है, तो वहाँ लोग ये भी डिस्कशन कर रहे हैं कि अभी 3-4 साल पहले तो जो अफ़गानिस्तान या अफ़गान और इंडियन गवर्नमेंट थी उनके इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। अचानक से या फिर बाकायदा प्लानिंग के साथ ये जो तालिबान है इनका इतना ज़्यादा गठजोड़ हो जाना, ये अब क्या लगता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्योंकि पाकिस्तान ने तो जवाब दे दिया, लेकिन बाकी ओवरऑल आप इनकी इस गठजोड़ को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सब दुश्मन को कभी भी हल्का नहीं लेना चाहिए, और ख़ास तौर पे वो जब ज़ख्मी सांप होता है ना जी, तो जिस अंदाज से वो तिलमिला रहा होता है, फड़फड़ा रहा होता है जी, वो उसकी सूरत हाल देखने वाली होती है। सही। इंडिया आमतौर पे और मोदी ख़ास तौर पे जी, बिल्कुल उस ज़ख्मी सांप की तरह है, और इनको अभी समझ नहीं आ रही कि कहाँ से साइड से पीछे से जाके कहाँ से पाकिस्तान को ये काटे। सही। उसके लिए उन्होंने पूरा जोर लगाना। अच्छा, उनको अंदाज़ा भी हो गया है कि एक कन्वेंशनल वार में वो पाकिस्तान से जीत नहीं सकते। सही। तो उन्होंने उसको अपनी प्रॉक्सिस के ज़रिए बदला लेने की कोशिश की। तो इंडिया ने तो बाज नहीं आना, क्योंकि एक तो आम जब से पाकिस्तान बना है अखंड भारत के ख्याल, और उसके बाद बाबरी मस्जिद को गिरा देना, राम का मंदिर बनाना, ऐसे ख्यालात उनके, और मुसलमानों के खिलाफ वो लोग इतनी बातें करते हैं बहुत ज़्यादा। गुजरात में मुसलमानों के साथ क्या नहीं, उसको तो गुजरात का कसाई बोलते हैं ना। तो एक तो पहले ऐसे ही था, ऊपर से पाकिस्तान ने उनको जो फेंटी लगा दी, ये 10 मई को तो उनको बिल्कुल उनकी बस हो गई थी, और उससे कहते हैं सोने पे सुहागा हुआ कि दुनिया ने इस हारे हुए घोड़े पे शर्त लगाना छोड़ दी। जो लोग घोड़ों की दौड़ के शौकीन होते हैं ना, तो जो सबसे अच्छा घोड़ा होता है सबसे ज़्यादा लोग शर्तें उस पर लगा रहे होते हैं। तो दुनिया पहले इंडिया पे शर्त इसलिए लगा रही थी कि जो लोग चाइना के मुकाबले में इंडिया को मजबूत देखना चाह रहे थे। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरा इशारा किस तरफ है। लेकिन जब उन्होंने देखा तो हारा हुआ घोड़ा है, तो उन्होंने उस हारे हुए घोड़े को छोड़ के अब जीते हुए घोड़े पाकिस्तान पे शर्तें लगाना शुरू कर दी हैं। सही। उससे भी वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा, तजारती तौर पे भी आपको पता है अमेरिका ने इसके ऊपर जो अभी महसूलात की एक भरमार कर दिया है, वो उसको परेशानी है। तो वो किसी तरीके से वो अपनी उस हार का बदला फौजी मैदान में भी, उसके बाद खारजी सतह पे भी और मुआशी सतह पे, तीनों महाजों पे पाकिस्तान ने उनको चित कर दिया। सही। और वो उसका बदला लेने के लिए हमारे सादा लोग अफगानों से काम ले रहा है। और अभी भी मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पढ़े लिखे समझदार अफगान हैं, हाँ, उनको थोड़ी सी अगर समझ आए तो बजाय वो हमारे साथ उलझने के अपने मुल्क को बेहतर करें। उनके मुल्क में बहुत से काम होने वाले हैं, अपने मुल्क पे तवज्जो दें, अपने मुल्क के माशी हालात ठीक करें। पाकिस्तान के साथ उनके तल्लुकात अच्छे होंगे तो उनकी तिजारत पाकिस्तान के थ्रू होती है, जैसे मैंने पहले कहा है। जी बिल्कुल। हाँ, इसके अलावा हमारे इस्लामी तल्लुकात हैं। कभी भी पाकिस्तान तो इस्लाम का किला है, तो किले में बैठा हुआ कभी भी नहीं चाहेगा कि किले के बाहर बैठा हुआ उसका सोल्जर, हम उनको अपना साथी समझते हैं कि उनको कोई नुकसान पहुँचे। और यही वजह है कि उनके अफगानियों पे जब भी कोई मुश्किल वक्त आया पाकिस्तान ने उनका साथ दिया, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम का किला है। सही। और तो सर व्हाट डू यू थिंक, ये जो बीजेपी है, ये जो आरएसएस का जो नज़रिया है, जो मोदी सरकार है, ये एक के बाद एक शिकस्त खा रही है, इसकी चालें एक के बाद एक नाकाम हो रही हैं, ये सिलसिला मोदी की अपनी खुद की सियासत को कहाँ लेके जा रहा है? अल्टीमेटली तो नज़ुली की तरफ, क्योंकि अंदर से, इंडिया के अंदर से भी अब लोग जो हैं वो बड़े खिलाफ हो गए हैं। वो बेशक जो है वो बाहर कुछ भी बोलें, लेकिन मोदी की जो पूरी एक साख है जो उन्होंने मुस्लिम मुखालिफ बयानात दे के इलेक्शन कैंपेनिंग में बनाई थी, वो भी अब ख़त्म होती जा रही है। इस साख के अलावा भी देखें, इंडिया कोई अमीर मुल्क नहीं है, हम उनके ज़र मुबादला के जो है ना वो नंबर दे के खुश हो जाते हैं। आप देखें उनके लोग कितने लोग हैं
अरब से ज़्यादा का मुल्क है वो, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं। आप परसेंटेज में नहीं जाए, तादाद पे जाएं। तो जिन पैसों को उनकी फलाह व बहबूद पे खर्च होना चाहिए, उनको बेसिक नेसेसिटीज़ जो होती हैं, एक्टिविटीज़ जो होती हैं लाइफ की, वो देना चाहिए, पानी देना चाहिए, सेहत की सहूलतें देनी चाहिए, वो देने के बजाय वो असले की भरमार इकट्ठे कर रहा है। सही। तो असले की भरमार में भी उनको जो उनका नुकसान अभी हुआ, थोड़ा नुकसान नहीं हुआ, 8 से 10 मई 2025 के दरमियान 3 दिन में बहुत नुकसान उनका हो गया। तो उनके अवाम को अच्छा, इसी वजह से उनकी कांग्रेस जो थी वो इस चीज़ के खिलाफ थी कि जो मोदी कर रहा है गलत कर रहा है, इससे इंडिया की इकोनॉमी को बहुत नुकसान हो रहा है। और अब वहाँ के वोटर को भी मुझे उम्मीद है अकल आएगी और वोटर भी सोचेगा कि अगर यही रहा तो ना सिर्फ ये अपना नुकसान करेगा, बल्कि इंडिया के अंदर हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान जो एक हम आहंगी की फिजा थी उसको भी नुकसान पहुंचा रहा है। वहाँ भी जो ना आपस में खाना जंगी बढ़ रही है। चलें जी, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे शो पर आए, खुर्शीद भाई हमारे शो पर आए, हमारे शो पर आए। यहाँ वक्त हुआ है जनाब एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर करेंगे आपके साथ में ढेर सारी बातें। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब अब आपके साथ में शेयर करते हैं रेमेडीज़, और ये रेमेडीज़ ऐसी होती हैं कि इसके लिए आप हमें बहुत सारे मैसेजेस करते हैं, और शुमाइला की रेमेडीज़ तो हमेशा बहुत अच्छी होती हैं। तो आज जो है वो शुमाइला ने हमें बताया है कि भाई आज आपने बात करनी है गर्दन के दर्द की, और लोगों को बताना है कि गर्दन के दर्द का जो तरीका है, जो आजमूदा टोटका है, वो कैसे जो है वो होगा, और गर्दन का दर्द जो है वो कैसे दूर होगा। तो भाई अब आपने करना ये है कि अगर सोते सोते सुबह उठते ही गर्दन में खिंचाव या दर्द महसूस हो तो परेशान ना हो, ये घरेलू टोटका आजमाएं। एक कपड़ा नीम गर्म पानी में भिगोकर निचोड़ लें, फिर इसे 10 से 15 मिनट तक गर्दन पर रखें। अब जैतून या राई के तेल को हल्का सा जो है वो आपने गर्म करना है और नरमी से गर्दन पर मालिश करें। अच्छा जी, सोते वक्त ऊंचा या सख्त तकिया इस्तेमाल ना करें, नरम और दरमियाने साइज़ का तकिया रखें। अदरक का कहवा दिन में 1 बार पिएं, सूजन और जकड़न दोनों ही कम हो जाएंगे। तो ये ज़बरदस्त सा जो टोटका है शुमाइला ने जो है हमारे साथ में शेयर किया है। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आप अपनी स्किन को जो है वो 1 टोन कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि भाई 2 टोन स्किन है और उनको बेस लगाने में भी प्रॉब्लम होती है, और जब ये 2 टोन स्किन होती है ना तो नॉर्मली वो नॉर्मल ब्लश करके भी बाहर नहीं जा सकते। जस्ट लाइक आपने बेस नहीं लगानी है और सिर्फ ब्लशन करके जाना है, ब्लश लगा के जाना है, तब भी जो है वो बाहर जाने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे लोगों के लिए ये टोटका है। आपने क्या करना है कि टर्मेरिक लेनी है, फिर आपने लेमन जूस का फेस मास्क बना लेना है। तो भाई आपने जो है 1 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर लेना है, हल्दी। अच्छा, उसके बाद फिर आपने 1 टेबल स्पून लेमन जूस लेना है, फिर 1 टेबल स्पून आपने हनी लेनी है, और इनको आपने मिक्स करके इनका मास्क बनाने लाए। अच्छा, फिर आपने इसको 15 से 20 मिनट तक अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। अब फिर आपने इसको ल्यूक वार्म वाटर से, यानी नीम गर्म पानी से जो है वो, बहुत गर्म पानी नहीं, नॉर्मल नीम गर्म पानी से ये जो मास्क आपने बनाया है इसको आपने वॉश कर लेना है। अब क्योंकि टर्मेरिक जो है वो कंटेन करती है करक्यूमिन, और वो जो होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो आपकी हाइपर पिगमेंटेशन को रिड्यूस कर देता है, और ये जब रिडक्शन होती है तो आपकी स्किन जो है वो ब्राइटन हो जाती है। तो भाई आपने ये रेमेडी ज़रूर अप्लाई करनी है, और लेमन जूस जो है वो नेचुरली आपकी स्किन को जो है इसके अंदर जो है एस्ट्रिंजेंट होते हैं, वो जो है आपकी स्किन को लाइटन करते हैं, डार्क स्पॉट ख़त्म करते हैं, और आपकी स्किन जो है इवन टोन करते हैं। तो ये दोनों, लेमन जूस हो या फिर ये टर्मेरिक हो, ये बेहतरीन टोटका है टू 1 टोन योर स्किन। अच्छा, अब आपने क्या करना है, वेलकम बैक। तो भाई आज बात कर लेते हैं हम अर्कुनिसा के दर्द की, यानी शियाटिक नर्व का जो पेन होता है, और ये जो दर्द होता है ना ये नाकाबिले बर्दाश्त होता है। आप यकीन करें, जिन लोगों को ये दर्द होता है ये सिर्फ वही बता सकते हैं कि वो कितनी मुश्किल में होते हैं। उनको जिस तरह से पेन होता है ना, कोई कहता है कि जी हमें सुइयाँ चुभ रही हैं, कोई कहता है टांग मूव नहीं हो सकती, कोई कहता है कि नहीं जी इससे जो है ना वो बुरा दर्द कोई नहीं होता। तो ये दर्द क्यों होता है, किस वजह से होता है, क्या इसकी कोई प्रिवेंशन है, और इसका इलाज क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर बिल्किस और शाह भाई। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप लोग, ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, मुझे डॉक्टर बिल्किस को कहना है कि वो बहुत प्यारी लगी हैं। थैंक यू, आप खुद बहुत प्यारी लग रही हैं। ये बताएं भाई, ये क्यों होता है अर्कुनिसा का दर्द, और इससे कैसे जान छुड़ाई जाए? अच्छा देखिए, शियाटिक नर्व कॉम्प्रेस हो जाती है, हाँ। और इस तरह के ना नर्व जो होती है ना वो हड्डियों के बीच में, समझ लें लेमन लैंग्वेज में, हाँ। आराम से समझाने के लिए वो कॉम्प्रेस यानी कि फंस जाती है।
ठीक है। अब होता है कि इसको लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं, इसको अर्कुन निसा भी कहते हैं। निसा यानी औरत। पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा बच्चों की पैदाइश के बाद भी ख़वातीन को ये मसले होते थे, लेकिन अब ये निसा का मसला नहीं रहा, औरतों का मसला नहीं रहा ये अब, क्योंकि बाइक को किक कर करके जैसे एक टांग पे किकिंग करते लगा के, हैं, और फिर जाहिर सी बात है हमारे जो रोड है उनकी हालत माशाल्लाह इतनी अच्छी है, फिर हमारा लाइफस्टाइल है, फिर हमारा खाने पीने का तरीका है, तो उसकी वजह से ये अब मर्दों में भी बहुत हो गया, या जो जिनका पेट बहुत ज़्यादा बाहर आ जाता है ये है। तो फिर और इसका जो दर्द का मैं बताऊँ, मैं हमेशा अपने पेशेंट को हर दर्द अर्कुन निसा का नहीं होता, मैं एक बताती हूँ कि आपका एक्सरे आप खुद कर लो। मैं कहती हूँ कि दीवार से आप खड़े हो जाओ, हाथ स्ट्रेट रख के दीवार को पकड़ लें। अच्छा। जिस टांग में आपको दर्द है ना, बायलैटरल ही नहीं हो सकता कि दोनों टांगों में भी हो, लेकिन लंगड़ी का दर्द इसीलिए कहते हैं कि एक टांग में धागे की तरह कोई नर्व जो है ना वो खिंच रही होती है। तो मैं कहती हूँ दीवार से के साथ खड़े हो जाएं, स्ट्रेट खड़े होके टांग को भी स्ट्रेट रखें, मोड़े नहीं, और फिर आप इसको उठाएं। अच्छा। अगर ये जैसे 30 डिग्री 40 डिग्री तक उठ जाए और आपको पेन स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब है कि अर्कुन निसा है ये। अच्छा, ये मेरे मतलब कि आपको इतने सारे टेस्ट से मैं बचा रही हूँ। सही, चले जी, ये जांचने का तरीका आपने बताया। ये जांचने का तरीका है। लेकिन अगर आपकी टांग जैसे 45 डिग्री पे स्ट्रेट खड़ी हो जाती है और आप पेन फील नहीं करते ना कमर में ना मतलब के टांगों में जी या टांग में, तो इसका मतलब है ये अर्कुन निसा या लंगड़ी का दर्द या शियाटिक नर्व कॉम्प्रेस नहीं है, कोई और मसला हो सकता है। तो ये एक आसान सा टेस्ट जो मैं अपने मरीजों का लेती हूँ, उसके बाद उनका हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। सही, चलें जी। अच्छा, ये तो बता दिया आपने, लेकिन इसकी जो रेमेडी है वो क्या है, इसको किस तरीके से जो है वो क्योर किया जा सकता है? शाह भाई आप ज़रा बताएं कि इसके दर्द से जो है वो कैसे निजात हासिल की जा सकती है? हाँ, जिस तरह अभी हमारी बहन ने बताया, काफ़ी अच्छा बताया। देखिए, एक चीज़ बता दूं कि कहीं गिर जाते हैं, गिरने के बाद उस टाइम पे पता नहीं चलता, कुछ दिनों के बाद उन्हें कमर से टांगों में दर्द शुरू हो जाता है, जब वो तकलीफ बढ़ जाती है। भाई, आम लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिन लोगों को ये पेन होता है ज़ाहिर उन्हें तो पता है, लेकिन जिनको नहीं होता उनको ज़रा सा ये बताएं कि ये किस वजह से होता है। ये नर्व के कंप्रेस होने की वजह से हो जाता है या ज़्यादा भाग दौड़ की वजह से हो जाता है? क्योंकि बहुत सारे लोग इस हवाले से ना मुख्तलिफ सवालात करते हैं कि कैसे हो जाता है अर्कुन निसा का, तो थोड़ा सा पहले ये बता दें। फिर सोने की वजह से भी हो जाता है, आप गलत तरीके से सोएं, उसकी वजह से भी हो जाता है। गिर जाते हैं, पता नहीं होता, वॉशरूम में गिर जाते हैं, बाहर गिर जाते हैं। ये आजकल रोडों का हाल आपने देखा, झटके लग रहे होते हैं, एक ये वजह भी है। दूसरा एक वजह और है जो आजकल कोई समझ नहीं पा रहा उसे, जो हमारे घर के लोग हैं वो लेट जाते हैं, चाहे वो मर्द हज़रात हो या ख़वातीन हो। सही। बच्चों को बोलते हैं कमर पे खड़े होकर दबाएं। सही, बिल्कुल सही, आपने देखा होगा। बिल्कुल, वहाँ वो रखी दबा देते हैं उसकी कमर की। तो वो फिर कमर से पीछे पीछे टांगों में दर्द आना शुरू हो जाता है। तो L4 और L5 के जो मोरे होते हैं, वहाँ पे जो नर्व होती है वो दब जाती है। इससे तो ये तो आम रिवाज है घरों में कि वो बच्चों को कह देते कि भाई चले कमर दर्द कर रही है या पाँव दर्द कर रहा है, चले जी खड़े हो जाए, खतरनाक हो जाता है ये। यहाँ रग दब जाती है। फिर उसके बाद इसे अर्कुन निसा भी कहते हैं, शाटिका पेन भी कहते हैं, लंगड़ी का दर्द जिस तरह हमारी बहन बता रही थी। तो एक रग खींचती है, बाजुका या पाँव सुन भी कर देती है। अगर यही दर्द आपका गर्दन की तरफ जाए, सर्वाइकल की तरफ चला गया, वहाँ के मोरे दब गए या वहाँ उसमें गैप आ गया, तो लेटते बैठते चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, ज़मीन हिलती है, जिलजिला आना शुरू होता है। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें अटैक होती हैं। तो इसको ठीक करने के लिए आपने टोटली 4-5 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप ये अपने घर पे बनाइए और सुबह शाम इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आपकी बहुत सारी दुआएं हमारे साथ। ठीक है, तो ये अर्कुन निसा का दर्द ठीक करने के लिए क्या आप रेमेडी बताने? देखें, ये है, आप आमतौर पर भी सिंघाड़े हर घर में मौजूद होते हैं। सिंघाड़े पंसार के पास भी होते हैं, रोडों पर भी मिलते हैं। तो ये सूखा हुआ पंसार की दुकान से आप ले लीजिएगा। ये साबुत है और ये इसका पाउडर है। अच्छा। ये हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक। और इसी के अंदर हम डालेंगे ये चोप चीनी है, चोप चीनी। अच्छा। ये इसका पाउडर है जी। ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक। और ये है सूरजजान शीरी। अच्छा। इसका वजन आपने 20 ग्राम लेना है, क्योंकि ये लूज मोशन भी कर देती है, कब्ज तोड़ती है ये। तो ये हम 20 ग्राम इसमें डाल रहे हैं। इन तीनों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और 1 चाय वाली चम्मच सुबह,
1 चाय वाली चम्मच शाम 1 कप दूध या पानी से, और ये कंटिन्यू 2-3 महीने यूज करना है। फायदा तो जो चीज देखें 5-7 दिन में नहीं करे वो 5-7 साल में भी नहीं करेगी। 5 दिन में आपके दर्द में काफी आराम आ जाएगा। जहां आप देखें कि कुछ अरसे में आप मुकम्मल ठीक हो गए, आप इसे रोक दें, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन झुकने का काम नहीं करना है, अच्छा, वजन नहीं उठाना है, सही, ये एहतियात करना है। ये एहतियात करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो खवातीन है ना, अगर वो कोई रेमेडी कर भी लें या वो ठीक भी हो जाएं तो थोड़ी देर से बाद ना वो फौरन से अपनी रूटीन में आ जाती हैं, या वजन उठाना है या कोई पानी की बोतल है भारी भारी वो उठा रहे हैं, भगोने उठा रहे हैं, तो उस वजह से भी बहुत ज़्यादा मसला होता है। डॉक्टर बिल्किस, क्या करना चाहिए खवातीन को कि वो एक तो ये पेन उनको ना हो, मतलब ये नहीं कि शियाटिका तक पहुँचने की नौबत ही ना आए, कोई नर्व ना दबे या इस तरह से कोई हैवी वर्क ना करें, या समटाइम्स इट हैपन्स जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बिल्कुल उनके साथ भी ये इशू आ जाता है। देखिए, हर चीज़ का गलत इस्तेमाल, हाँ, जैसे आपने टीवी पे देखा, हाँ, आपने कोई कैसेट लगा दी या कुछ यूट्यूब पे आप कोई भी आपने योगा थेरेपी देख ली या आपने कुछ देख लिया, स्टार्ट हो गए विदाउट इंस्ट्रक्टर, तो आपको नुकसान हो सकता है ना। बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, देखिए, अब मतलब प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप जब आपके उठने बैठने का तरीका भी होता है, झटके से उठे नहीं, हाँ, अच्छा उठ गए तो थोड़ी देर रिलैक्स और फिर आप चलना शुरू करें। हमारे यहाँ ऐसा है ही नहीं, बेड से जैसे भाग के उठ के खवातीन चली जाती हैं। सही, तो ये चीज़ भी जो है ना नुकसानदेह। अच्छा, सबसे पहले अपना विटामिन D3 भी चेक कराएं। अच्छा, विटामिन D3 और विटामिन B12, यानी कि आप में आयरन डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, B12 की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, तो ये भी एक रीज़न होता है। जैसे शाहनज़ीर ने बताया कि आपके लोअर जो है ना वो L4 L5 कॉम्प्रेस हो जाए तो फिर आपके सर्वाइकल रीजन पे भी मसला आ सकता है। ये कि देखें, अगर आप अपने स्ट्रक्चर को समझे जो अल्लाह गफूर रहीम ने हमें बनाया है, तो 7 जो है ना छोटे कटोरे, मैं सबको समझाने के लिए छोटे कटोरे, वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, उसके बाद बड़े कटोरे, अगर कोई भी चीज़ हिट गई, बड़े कटोरे, ये मैंने समझाती हूँ, इतना मजा आता है। कमर की पहली दफा जो है ना, हाँ, मैं कहती हूँ आप ये समझे एक कटोरा दूसरे कटोरे पे रखा हुआ है, सही है ना, ऐसे करके पूरे बने कटोरे, स्मॉल वर्टिब्रल कॉलम, हाँ, लार्ज, हाँ, C7, उसके बाद आपके शुरू होते हैं। हाँ। तो ये अगर मतलब कि अगर मतलब आपके किसी का भी लंबर स्पाइन का कोई मसला होता है तो फिर वो जाके सर्वाइकल स्पाइन पे ज़रूर मसला होता है। सही, क्यों होता है कि जाहिर सी बात है आपकी डिस्क हिल जाए, कुछ हो जाए, कॉम्प्रेस हो जाए, तो जाहिर सी बात है एक पूरी लाइन बनी हुई है ना, तो एहतियात इलाज से बेहतर है। इससे पहले कि जैसे शाहनज़ीर ने बताया कि आप चकराते फिरें, तो उससे अच्छा है कि आप अपना जो है ना चेकअप करा लें। अच्छा, इसके लिए एलोवेरा जूस भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, हाँ, एलोवेरा जूस भी बहुत अच्छा होता है। और जैसे सुरंजान शीरी है, जी जी, उसको मैं एक फ़कीरी नुस्खा किसी ने मुझे बताया था कि मुझे उन्होंने कहा कि भाई बना के बेचना मत, लोगों को ऐसे ही बताना, मैंने काफ़ी बताया है। अच्छा, अभी और बता देती हूँ। आपने सुरंजान शीरीन लेना है, आपने मस्बर, वो भी जो है ना एलोवेरा, सूखा हुआ एलोवेरा होता है, मुस्बर, तो वो दोनों यानी कि सूखा हुआ एलोवेरा आप ले लें, दोनों को हम वजन लेके पीस के पाउडर बना लें और उसको चने की दाल के बराबर गोलियां बनाए एलोवेरा जेल के साथ। ओके, बनाना भी एलोवेरा जेल के साथ है, जैसे एलोवेरा जेल में भिगो दी या उसको डाल अच्छा, एलोवेरा जेल कभी भी बालों वाला या बाजार से नहीं लेना। अच्छा, आपके घर में कोई पौधे से ही निकालना है, ठीक है। उसको ऐसे ऐसे चने की दाल की बराबर काली काली सी गोलियां बनती हैं। तो उसका तरीका ये है कि एक टैबलेट जो है ना सुबह, एक टैबलेट शाम आप खा लें खुद बना के। 14 डेज का उन्होंने बताया था कोर्स है और काफ़ी लोगों को काफ़ी फ़र्क पड़ा। लेकिन अब अगर आप में B12 की कमी है तो ये मस्बर की गोलियां क्या करेंगी? सही। अगर आपको विटामिन D3 की कमी है तो क्या करेंगी? तो नो योरसेल्फ, अपना टेस्ट ज़रूर कराएं और पहले अपनी जो बॉडी की कंडीशन है उसके बारे में पता करें कि भाई आपके बॉडी में किस चीज़ की कमी है, D3 की कमी है या फिर B12 की कमी है, तो पहले आप कमी दूर करेंगे, या आयरन डेफिशिएंसी है, बिल्कुल डेफिनेटली, तो वो पहले आप कमी दूर करें। अच्छा, यूजुअली ये होता है कि अरकुन निसा का किसी खातून को पेन स्टार्ट हुआ तो घर से ना बड़े सारे ऐसे टोटके बताए जा रहे होते हैं जो और ही काम ख़राब कर देते हैं कि आप फलाना तेल लगा लें, ऐसे मालिश कर लें, टांग की पोजीशन ऐसे रख लें, इस तरफ से करवट ले लें। कितना ज़रूरी होता है कि सही बात जो है वो पता हो ख़वातीन को, ताकि उनके दर्द बढ़े ना,
क्योंकि समटाइम्स मेरी अपनी खाला के साथ ये हुआ था कि उनको जो है ये शियाटिक नर्व पेन हुआ था और उनका 1 साल रहा, मतलब जो आता था उनको सारे टोटके बता के चले जाता था, इलाज उनका अलग हो रहा था लेकिन वो दर्द नहीं जा रहा था। इन दी एंड अल्टीमेटली जब उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट करा के उसको फॉलो करना शुरू किया तो फिर ये दर्द खत्म हुआ। तो ऐसा समटाइम्स होता भी है ना कि अगर आप कुछ ऐसी रेमेडीज कर रहे हो कि कोई भी आ रहा है आपको कोई भी चीज़ बता के चले जाता है, वो सिकाई करती होती थी। अच्छा। तो हाँ, वो क्या करती थी, उनको लोग बता के जाते थे कि भाई सिकाई भी, वो सिकाई भी करती थी, लेकिन पेन में ना उस तरह से कमी नहीं आती, दर्द में कमी नहीं आती थी। तो ये क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर रेमेडीज़ ही करनी चाहिए? देखिए रेमेडीज़ भी आप ये देखें ना, मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ अगर हमारे पास टाइम है तो। जी जी। एक बच्ची जो है वो घर में काम करते हुए जल गई जी। तो घर में से एक खातून ने कहा कि इन पे सिरका डालो। अच्छा। एसिड है तो ये रेमेडी है, ये रेमेडी है, ये रेमेडी नहीं है। हाँ। अच्छा, वैसे सिरका स्किन के लिए अच्छा होता है, लेकिन क्या जले हुए पे आप सिरका डाल सकते हो? नहीं। तो इसी तरह गलत रेमेडीज जो हैं वो आपका लिवर डैमेज कर सकती हैं, आपकी किडनी को डैमेज कर सकती हैं। सही। हमेशा देखें जब भी जैसे शाह नज़ीर बताते हैं या मैं बताती हूँ और भी कोई जो मुस्तनद लोग हैं वो आपको बताते हैं, तो वो हमेशा बताते हैं लेस इज मोर, यानी कि कलील मिकदार में इस्तेमाल करें, आपको फ़र्क आए तो आप आगे बढ़ें। ठीक है ना, हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती। जैसे हमारा हर एक का थंब प्रिंट नहीं है हाँ, एक जैसा, तो वैसे बॉडी कंडीशंस भी एक जैसी देखिए। अब हमें जो पढ़ाई गई है तो उसमें ये है कि एक बूटियों का मिजाज है, एक आपका मिजाज है। हाँ, सही है ना, एक आपका मिजाज है, एक बूटियों का मिजाज है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और प्लस प्लस भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक साइंस है। देखिए, और ये साइंस जो है जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ही जो है ना आई है दुनिया में हर्ब्स की। सही, पुराने ज़माने में क्या होता था, कुछ भी होता था आप हर्ब्स से मदद लेते थे, लेकिन संख्या जिसे कहते हैं जहर, वो भी तो पौधे से ही निकलता है, वो तो आप नहीं ले सकते ना। तो आपको पता होना चाहिए। जैसे दतूरे का तेल बहुत अच्छा है दर्दों के लिए। अच्छा। लेकिन अगर कट पिट कुछ लगा हुआ हो तो फिर क्या नुकसान दे सकता है। तो ये चीजें आपको सोचना चाहिए। सही। चलें जी, यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे इसी हवाले से ढेर सारी डिस्कशन। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बात कर रहे हैं अर्कुन्निसा के दर्द की। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ना साथ साथ कमर दर्द की भी बात कर लेते हैं। अच्छा भाई, कमर के दर्द का भी बहुत सारे लोग जो है ना वो जिक्र करते हैं और हर एक को छोड़ के मतलब हर 10 में से जो है वो 2-3 लोग कमर दर्द का शिकार होते हैं। ये कैसे खत्म हो? देखो बेटा, मैं एक चीज़ मज़ीद भी बताना चाहूँगा जो बिल्किस बाजी ने भी बताया कि आप कह रही है ना कि घर वाले जो हैं वो टोटके बता रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल। देखो, याद रखिएगा, सबसे खतरनाक होते हैं घर वाले भी और पड़ोसी भी। हाँ। सही बात है। हमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है, पड़ोसियों से पूछते हैं, उनसे पूछते हैं, अरे भाई वो पढ़ के नहीं आए, उनके पास डिग्री नहीं है यार। सही। अपना तजुर्बा सब बता रहे हैं। जो पढ़ कर आया आप उससे पूछें, आपको सही रास्ता बताएगा। सही। वो जो नहीं पढ़ कर आया वो खुद भी खड्डे में गिर रहा है, आपको भी गिरा रहा है। सही, बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए ये एहतियात आप लोग कीजिएगा। जिस तरीके से हर कमर का दर्द जो है वो छाती का पेन नहीं होता। सही। कमर की कमजोरी भी होती है, बाज़ औक़ात हर्निया का, पाइल्स का या किसी भी किस्म की सर्जरी होती है तो उसमें कमर पे कैपिड्रोल का इंजेक्शन लगता है, उसका दर्द भी नहीं जा रहा होता, तो वो भी अर्कुन्निसा का दर्द नहीं है। तो अगर इस टाइप का आम तौर पे जिस्मानी कमजोरी की वजह से या किसी इंजेक्शन के दर्द की वजह से कमर में से दर्द नहीं जा रहा और आम निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से भी कमर में दर्द हो रहा है, तो आपने लेना है ये सिंघाड़ा। अच्छा। ये 50 ग्राम। ठीक। और इसमें आप डालेंगे तुख्म सुरवाली। अच्छा। तुख्म सुरवाली ये भी 50 ग्राम और तुख्म उटंगन, तुख्म उटंगन ये भी 50 ग्राम। इन तीनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से लें। ये आम निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से जो खवातीन में कमर में दर्द की शिकायत होती है अमूमी तौर पे, ये उसको भी दूर करेगी। और आम तौर पे जो कमर में दर्द रहता है, चाहे वो मर्द हो या खवातीन हो, दोनों इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कमर दर्द को ख़त्म करेगी। कमर दर्द को ख़त्म करेगी। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, आपके पास कोई रेमेडी है तो ज़रूर शेयर करें। हाँ श्योर। हाँ। देखिए, कमर दर्द अगर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड है ना, कब्ज़ रहता है या आपको बहुत ज़्यादा लूज मोशन रहता है, दोनों की वजह से भी हो सकता है, खून की कमी की वजह से भी हो सकता है। अच्छा। और जैसे अगर आपको डिस्मोनेरिया, मोरिया, जैसे आपको हार्मोन्स का कोई इशू है, पेनफुल पीरियड्स आते हैं या वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा रहता है, तो भी ख़वातीन के कमर में दर्द
हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखें कि कमर दर्द का रीज़न क्या है, क्या खून की कमी है, विटामिन D3 का सही नहीं होना, ये सारी चीज़ें देखनी है। सही। उसके अलावा आप क्या करें, घर में मैं आपको बता देती हूँ कि भुने चने और नारियल, जैसे बच्चियों के लिए भी बता रही हूँ, इनको हम वज़न पीस के पाउडर बना लें। अच्छा, पाउडर बना ले, फिर इसमें वो कोकोनट को मतलब उसको पीस के और दोनों को मिला के पाउडर बना लें। पाउडर बना लिया, इसमें फिर उतनी ही ना आप किशमिश डाल दें पाउडर बनाने की। अच्छा, सेम क्वांटिटी। सेम क्वांटिटी सही। ये बच्चियों को दूध में डाल के देना शुरू करें। अच्छा, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। फिर सिंगाड़े एक चम्मच आपने दूध में डाल के। हाँ, और सिंगाड़े आने वाले ये, और तिल, सफ़ेद तिल जो है ना वो भी सही। तो ये घर की चीज़ें ऐसी हैं कि आप बच्चों को और ख़वातीन को भी लेना चाहिए। सही। तो उससे जो है ना कैल्शियम डेफिशिएंसी भी सही होती है, लेकिन विटामिन D3 के लिए आपको जो है ना बिल्कुल जाना पड़ेगा, चेक कराना पड़ेगा, उसके लेवल्स आपको चेक कराने पड़ेंगे, क्या लेवल्स हैं। और जहाँ सफिशिएंस कहते हैं कि ना 30 होना चाहिए, मैं हमेशा ख़वातीन को कहती हूँ कि आप इसको 70 पे बरकरार रखें, मिड पे। सही। तो उससे जो है ना बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि पता है क्या सबसे ज़्यादा इशू ये होता है कि ख़वातीन जो है ना वो अपना रेगुलर चेकअप नहीं कराती। आपको ईयरली अपना मेडिकल चेकअप कराना चाहिए, हेमोग्लोबिन चेक करवाना चाहिए, आपका कंप्लीट ब्लड काउंट आ जाता है। इसके अलावा आपको आपके जितने भी ऐसे टेस्ट होते हैं जिसके थायराइड का TSH है, और आपको अपना जो है वो यूरिन DR कराना चाहिए, कल्चर कराना चाहिए, ये सारे टेस्ट आपको ज़रूर कराने चाहिए, क्योंकि CBC काउंट से बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। और फिर अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, या फिर जैसे शाह भाई वगैरह जो ये जितने भी हर्बलिस्ट हैं इनके पास जा रहे हैं, तो आपको फ़ायदा होता है। शाह भाई, कितनी आसानी हो जाती है जब लोग टेस्ट करा के प्रॉपर मेडिकेशन बता के अपनी हिस्ट्री लेके आपके पास आते हैं कि भाई ये देखें, ये हमें इस चीज़ से एलर्जी है, हमें ये प्रॉब्लम है। जैसे anti-IgG का एक टेस्ट होता है स्किन एलर्जी के लिए, तो हमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और इस वजह से जो है अब हम आपके पास आए, तो कितना परफेक्ट इलाज होता है। 99% मसला हल हो जाता है ना उस पे। और दूसरा ये है क्योंकि डायग्नोसिस आ जाता है। मेरे पास भी जो पेशेंट्स आते हैं तो हम उसका शुगर, ब्लड प्रेशर, सारी चीज़ें पूछते हैं, और ये भी पूछते हैं किसी दवाई से एलर्जी तो नहीं आपको। सही। उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट हम शुरू उसकी ट्रीटमेंट ताकि हमें एहतियात करें। लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं ना कि वो टेस्ट वगैरह से बहुत ज्यादा भागते हैं, वो कहते हैं जी हमें टेस्ट ना करवाना पड़े। नहीं कहते हैं यार इस तरह और मसले भी आ जाएंगे। अरे पता चल जाएगा तुम्हें क्या है, ताकि उसकी ट्रीटमेंट हो जाए। हाँ, बाद में ये सारा तूफान एक साथ आ गया, फिर क्या करोगे? फिर क्या करेंगे? वो ये बहुत जो है ना वो लोगों को इशू होता है। अच्छा बेटा एक चीज मैं बताऊं, बाज़ लोगों को पूरा जिस्म टूट रहा होता है। अच्छा। एक जोड़ में दर्द है, टांगों में दर्द है, कमर में दर्द है, कंधों में दर्द है, बुखार सा फील होता है, सुस्ती काहली होती है। स्पेशली शाम के टाइम पर बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें शाम को जो है ना वो सुस्ती काहली हो रही होती है, काम ही ना करें। एक ये प्रॉब्लम, ये आम जिस्मानी कमजोरी कहलाती है, और इसको दूर करने के लिए एक बीज मिलेंगे आपको, तुख्मे फरंज मुश्क। इतने मुश्किल नाम। चलें जी, तुख्मे फरंज मुश्क। अच्छा, हाँ। चलें जी, तुख्मे फरंज मुश्क, ठीक है। ये पंसार की दुकान पे मिलेगा आपको। इससे बारीक पाउडर बना लें और 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोजाना पिएं। ये तमाम जिस्म की कमजोरी भी दूर करेगी और दर्दों को भी खत्म करेगी। दर्द को भी खत्म करेगी, और वो जो आपका लेथार्जिकनेस होती है ना कि आपको सुस्ती काहली हो रहा है, सुस्ती हो रही है, मर्द और खवातीन दोनों ले सकते हैं। इसे डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है। अच्छा, डायबिटिक पेशेंट भी ले सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि डायबिटिक पेशेंट जो है वो भी ले सकते हैं। डॉक्टर बिल्किस, जब आपके पास पेशेंट आते हैं तो कितना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होता है कि अगर वो अपने प्रॉपर टेस्ट लेकर आएँ, प्रॉपर रिपोर्ट्स लेकर आएँ, तो कितना बेहतरीन इलाज हो जाता है। क्योंकि जिस तरह अभी आपने बताया कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो ये नहीं बताते कि भाई हमें तो ये क्लिनिकल प्रॉब्लम है, वो घर जाके बताते कि भाई हमें तो ये भी इशू था, हमें तो ये भी इशू था। तो ये कितनी फिर हर्डल आती है, और फिर कितना ज़्यादा जो है वो इनइफेक्टिव हो जाती हैं चीज़ें। देखिए, जब तक आपकी केस हिस्ट्री सही नहीं होगी तो आपकी दवा उस तरह वर्क नहीं करेगी। क्योंकि मैं होम्योपैथिक हर्बल दोनों में ही प्रैक्टिस करती हूँ, तो मैं एक तो हमारा जब फिजिकली जांचने का तरीका जो मेरे उस्तादों ने मुझे सिखाया है वो बिल्कुल अलग है। अगर मुझे पेशेंट ना भी बताएं तो बहुत सारी चीज़ें उनको देखकर ही मुझे अंदाज़ा हो जाता है। वे ऑफ टॉकिंग होती है, बैठना होता है। एंजाइटी पेशेंट है तो कितना अपनी टांग हिला रहा है, क्या कर रहा है, किस तरह मुझसे बात कर रहा है, बात करते में उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, वो सारी चीज़ें, या हाथ कांप तो नहीं रहे। कुछ एग्जामिनेशंस ऐसे होते हैं जो मेरे पेशेंट को नहीं पता होता कि मैं उनको जज कर रही हूँ। सही है। वो जजमेंट इसलिए होती है कि मैं उनका सही तरीक़े से इलाज कर सकूं। क्योंकि जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो मेरी कोशिश होती है माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों को
ट्रीट कर सकें। तो जिस हद तक मुझसे होता है मैं उनको फिर चीज़ें बताती हूँ कि ये भी कर लें, ये भी कर लें। फिर हिजामा है, हिजामे का भी मैं मशवरा देती हूँ कि आप ये हिजामा भी बहुत अच्छा है कि आप बहुत जैसे शियाटिक नर्व में या फ्रोजन शोल्डर में तो उसमें भी हिजामा का मैंने देखा है कि बहुत दवा के साथ जो है ना बहुत अच्छे रिजल्ट है। अच्छा, जैसे शाहनज़ीर ने बताया ये तुखम का, तो मैं बता रही हूँ कि अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत है, अच्छा, एक बूटी है जिस तरह इन्होंने बताया कि सारे सिम्टम्स यही हो, सही है, और आपको सूजन भी हो और समझ नहीं आ रहा हो, आपके टेस्ट में भी नहीं आ रहे हो, तो एक इमेजिंग बूटी है जिसे कहते हैं अफसंतीन। अफसंतीन ये बूटी जो है ऑब्स्ट्रक्शंस जो होती है बॉडी में, ऑब्स्ट्रक्शंस हो रही होती है उसको दूर करने में भी आपकी मदद करती है, पिछले पहर के बुखार में भी करती है, लीवर इन्फ्लेमेशन को भी ख़त्म करने में आपकी मदद करती है। इसको कहते हैं वार्म वुड। आप इसको पढ़ भी सकते हैं, इस पे बहुत ज़्यादा तहकीक भी हो रही है, बहुत सारी जगहों पर इसको उगाया भी जा रहा है। हाँ। और हमारे मुल्क में वी आर ब्लेस्ड के पाकिस्तान में ये नॉर्दर्न एरिया इन सारी जगहों पे मिलती है। सही। और सबसे अच्छी बात इस पौधे की 10-20 रुपए कितनी मिल जाती है। अच्छा, ये बेहतरीन है कि बहुत ज़्यादा, बस सिर्फ हाइपोग्लिसरीमिया जिनका शुगर लेवल डाउन हो जाता है वो इसको मीठा करके ले सकते हैं। अच्छा, आई रिपीट, उसको मीठा करके ले सकते हैं। इसका जो शानदार बहुत सारे अमराज में इमेजिंग काम करता है, चाहे गाउट हो, इम्यून डिसऑर्डर हो, अच्छा, चाहे कुछ भी हो। सही। तो ये भी आराम से मिलने वाली बूटी है। अगर आपको इन्फ्लेमेशन है, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको इंटेस्टाइन का कोई मसला है, आपके जोड़ों में शदीद दर्द होता है, आपके जोड़ सूज जाते हैं, और बहुत सारी बॉडी में ऐसा होता है कि ऑब्स्ट्रक्शंस मीन्स कि आपको उसकी तरफ जाना है, सर्जरी की तरफ जाना है, तो बिफोर सर्जरी आप इस बूटी को 1 महीना इस्तेमाल करके देखें, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। जो शानदार बनाना है, हाँ। 1 से 2 ग्राम 2 कप पानी में इतना उबालें कि 1 कप रह जाए। चाहे तो इसको गुड़ से मीठा कर लें, ना करें तो बहुत बेहतर है। दिन में 2 बार ले लीजिए, हाँ। तो इसके रिजल्ट आपको आफ्टर 7 डेज मिलना स्टार्ट हो जाए। चले जी, ये वॉर्मवुड आपने बताया, ये तो बड़ा ज़बरदस्त मैजिकल जो है वो नुस्खा बताया है। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर इस हवाले से मज़ीद डिस्कशन। वेलकम बैक। तो भाई बात हो रही है कि शाटिका पेन कैसे दूर किया जाए, कमर दर्द का क्या इलाज है, और इसके अलावा जो ख़वातीन के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, जैसे कि वो बहुत सुस्ती काहली महसूस कर रही होती है, और स्पेशली विंटर्स में बहुत ज़्यादा ये होता है कि शाम के टाइम पर मगरिब के बाद बहुत सारे लोग एंजाइटी का शिकार हो रहे होते हैं कि वो उनको लगता है कि जी अभी अंधेरा हो गया है और अब मतलब सन्नाटा है और बहुत ज़्यादा एंजाइटी है। तो क्या जो घर में ख़वातीन होती है ना, उनका डॉक्टर बिल्किस ये भी एक कहना होता है कि जी अच्छा हमें इसलिए दर्द हो रहे हैं कि वो जो पुरानी चोटें होती हैं ना वो दर्द करती हैं, और वो जो जहाँ जहाँ चोटें लगी होती है ना इस वजह से भी दर्द होता है। मैं ये पूछना चाहूँगी, वाकई ऐसा होता है? पुरानी चोटें वाकई सर्दियों में दर्द करती हैं? सर्दियों में आ जाती हैं। अच्छा, देखिए रीज़न ये है कि सर्दियों में हमारा लेमन लैंग्वेज में हमारा खून गाढ़ा हो जाता है। सही। पानी हम पीते नहीं है, मौसम का असर जाहिर सी बात है हमारी बॉडी पे भी होता है। इसी वजह से फालिज वगैरह जो है, या जो ठंड वाले एरियाज है वहाँ पे फालिज जो है ना सर्दियों में ज़्यादा होता है। सही। टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, वॉशरूम टेम्परेचर बराबर नहीं होता, और हम वॉशरूम से बचने के लिए पानी नहीं पीते क्योंकि हमारी बॉडी की जो ज़रूरियात है तो वो बदल तो नहीं जाएंगी ना। हाँ, जाहिर है। और फिर हम कॉफ़ी का, चाय का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं। सही है। तो फिर ये सारे रीजंस होते हैं, ब्लड थिनर्स हम ले नहीं रहे होते, ठीक है। तो ये रीजंस होती हैं कि सर्दियों में, और जाहिर सी बात है जब आपका ब्लड सर्कुलेशन इतना अच्छा नहीं होता तो जिसकी वजह से आपको जो पुरानी चोटें हैं, हाँ, वो याद भी आ जाती है और नानी याद दिला देती है। शाह भाई, ये जो पुरानी चोटें होती हैं सर्दियों में, ये इतना ज़्यादा पेनफुल हो जाती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम जो है ना पिछले साल गिरे थे, पिछले साल हमें यहाँ चोट लग गई थी, देखिए इस दफ़ा सर्दी आई है तो हमें जो चोट है या ज़ख्म है वो हमें दर्द करी है। ये वाकई जिस तरह से डॉक्टर बिल्किस ने कहा ऐसा होता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? 10-10 साल तक दर्द नहीं जाता, कहीं चोट लगी होती है, फिर वो सम टाइम पे कभी 3 महीने बाद, कभी 6 महीने बाद वहाँ उसी जगह पे दर्द ज़रूर होता है। वो बहुत ज़्यादा फील होता है अक्सर औकात, तो सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा तंग करता है। अच्छा। अगर जिन लोगों को भी इस टाइप का दर्द रहता हो, कहीं गिर गए थे लेकिन उसकी चोट का दर्द नहीं जा रहा, हाँ, तो ये पुराने से पुराने चोट के दर्द को ख़त्म करती है। आपने लेना आंबा हल्दी, चोट सज्जी, मैदा लकड़ी। अच्छा। आंबा हल्दी, चोट सज्जी,
और मैदा लकड़ी, ये तीनों 50-50 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना हो उतना आपने किसी बर्तन में डाल के उसमें सरसों का तेल डाल के उसे गर्म कर लें। जब ये गर्म होगा तो इसकी एक स्मेल उठेगी। फिर इसे उतार के ठंडा करके मुतासरा जगह पे लगाएं और थोड़ा सा कपड़े पे लगा के आप बांध दें। हाँ। एक टाइम रोजाना रात को करें, 5 दिन करें, ये दर्द खत्म हो जाएगा, दोबारा नहीं होगा। सही, ये तो बड़ा जबरदस्त जो है वो टोटका बताया है। कोई टोटका है कि पुरानी चोटों के जो दर्द वापस आ जाते हैं उसमें आराम आ जाए, रिलीफ आ जाए? ये बहुत कदीम नुस्खा है। हाँ, ये बहुत जबरदस्त है। इसके अलावा सलाजीत वाला दूध पीना। अच्छा, सलाजीत जैसे मैं नॉर्दर्न एरिया की हूँ, तो हमारे वहाँ पे चोट पे भी सलाजीत बांधकर, जैसे पुरानी चोट पे सलाजीत को थोड़ा सा पानी के साथ रगड़ के लगाकर क्रैप बैंडेज बांध देते। और सलाजीत चने की दाल के बराबर या माश की दाल के बराबर नीम गर्म दूध में डाल के शाम के वक्त पिला देते। अच्छा। हमारे यहाँ तो जैसे मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो नज़ला जुकाम खांसी कुछ भी होता था, हमारी अम्मा का बेस्ट वो था। कहती थी मुंह खोलो, हम मुंह खोलते थे तो सलाजीत ऐसे करके चटा देती थी। कहती थी अब बस पानी नहीं पीना और सो जाना, वो कड़वाहट लेके मुंह में। अच्छा। अब हम पे नजर रखती थी कि कोई उठ के पानी ना पिए। सही। तो बस हम सुबह हमें पता ही नहीं होता था। हाँ बिल्कुल। ये तमाम जिस्म की ताकत के लिए, दर्दों के लिए बहुत बेहतरीन है सलाजीत। तरकीब यही है कि माश की दाल के दाने के बराबर 1 गिलास दूध में मिला के पिए। लेकिन जहाँ से भी लें 2 पैसे ज्यादा खर्च करें, चीज ओरिजिनल लें। चीज ओरिजिनल लेनी चाहिए, बिल्कुल। ये भी एक है ना, ये सर्दी और गर्मी दोनों में यूज होती है। कौन सी चीज जो है वो खरीद रहे हैं, ये जरूर आप ख्याल रखा करें। अच्छा शाह भाई, एक चीज़ और कि जो विंटर सीजन है अब आ ही जाएगा, मतलब तेजी से अब 10-12 दिन और हैं, फिर शां हवाएं चलेंगी। वैसे भी महकमा मौसम अलर्ट जारी किया। ड्राई कफ इसमें बहुत ज़्यादा होती है, और इसके अलावा ना नज़ला और बहुत ज़्यादा लोगों को कंजेशन होती है। उसके लिए क्या करना चाहिए? इंस्टेंट रेमेडी, क्योंकि हर घर में ये होता है। अभी जिस तरह हमारी बहन ने बताया कि हम पानी नहीं पीते, आप पानी पिए, वरना आंखें भी ड्राई होती हैं, चेहरा भी ड्राई होता है, पूरी बॉडी ड्राई हो रही होती है। आप हर 1 घंटे बाद आधा गिलास पी लें, 1 कप पी लें। रात तक 6-7 कप हो जाएंगे, 6-7 गिलास हो जाएंगे, तो इससे भी गुजारा हो जाता है। लेकिन पानी पीते रहना है आपने, पानी पीते एक ये करना है। दूसरी चीज ये है कि जिन लोगों को भी गला खराब, खांसी, बलगम, और इसकी वजह से जब गला खराब होगा ना, कंजेशन का भी बताइएगा कि वो ऐसा होता है ना कि बलगम बिल्कुल जम गया है, या वो मतलब कहते हैं कि जैसे कोई खांस रहा है तो उसका बलगम नहीं निकल रहा है, एक कंजेशन है, मतलब तो कहते हैं हमें बलगम वाली खांसी हो रही है। ये स्टाइल करके बताना है। हाँ अच्छा, बिल्कुल स्टाइल करके आपने बताना है। जी बताएं। देखिए ये खांसी जो हो रही है ना, इसमें सीने में से भी आवाज आती है, खुर्र खुर्र आवाज आती है, गला खराब हो जाता है। इसकी वजह से नींद ज्यादा आ रही होती है, सुस्त हो जाते हैं लोग, और बलगम जम जाता है सर में, और इसकी वजह से नाक भी बंद होती है, कानों में भी बलगम आता है। इसकी वजह से ये कि कान में दर्द भी होता है लोगों के, सर में भी दर्द होने लग जाता है। तो आपने एक ही बूटी लेनी है, इस्तेखुद्दूस। इस्तेखुद्दूस, इसका दूसरा नाम है लेवेंडर फ्लावर। इसकी 1 चम्मच को 1/4 कप पानी में डालें। अगर आपको छींकें बहुत ज्यादा आ रही हैं तो इसमें बरगे बनफ्शा भी डाल लें, 1 चम्मच बनफ्शा के पत्ते। बनफ्शा के पत्ते और इस्तेखुद्दूस बूटी, इन दोनों का केवा बना के 1 कप रोजाना रात को पिएं। सुबह तक देखिएगा नाक भी खुल जाएगी, बलगम, रेशा, गला मला ये सब बेहतर लगेगा। कुछ दिन पी लें इसे, सही जब ठीक हो जाए आप इसे रोक दें। एक चीज और है, अब आपको तकलीफ होगी, खांसी होगी, आपके कोई बूटी नहीं है जी। आपकी किचन में पुदीना मौजूद है, 5-7 पत्ते पुदीना के लें और 4 लौंग ले लें, 1/4 कप पानी में डाल लें और इसे उबाल लें। अच्छा। ये मैंने अपनी वाइफ पे ट्राई किया। अच्छा। 1 कप सुबह 1 कप शाम बना के पिए। आजकल का जो खांसी और बलगम हो रहा है ना, ये घबराहट भी कर रहा है लोगों को जी। तो ये उसको भी दूर कर देगी और सीना खोल देगी। ये तो बड़ी जबरदस्त जो है वो रेमेडीज देखें, इतनी लौंग और पुदीना, सिर्फ 2 चीजें, लौंग और पुदीना, और फिर आपकी जो खांसी है वो खत्म। इंस्टेंट रेमेडी कंजेशन के लिए। अच्छा मैं सारी चीजें बता देती हूँ। आपने क्या करना है, काली मिर्च लेना है, सौंठ पाउडर लेना है, ठीक है, लौंग लेना है, हल्दी लेना है और शहद। सही है, ये 5 चीजें हो गई। इनको सब पिंच ले लें, सबको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसमें लेमन आधा स्क्वीज कर लें। सही। ये बच्चों को भी चटाएं, खुद भी, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। चलें जी, ये तो बहुत ज़बरदस्त रेमेडीज़ जो हैं वो आज शाह भाई ने, डॉक्टर बिल्किस ने शेयर की हमारे साथ। आपके साथ बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे शो पर आए। चलिए जी, शो का टाइम एंड अप हो गया है। आज के शो का जो फीडबैक है ज़रूर हमारी सोशल साइट पर दीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग City HN।